तो आज हम लोग लास्ट दिन जहाँ तक डिस्कस किए थे FRSR पार्ट 1 का, उसके बाद से मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी लोगों को मुझे लगता है दिखाई दे रहा होगा। मंजीत जी, कोई इशू आपका होगा, एक बार रिकनेक्ट हो जाइए। बाकी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? एक बार कंफर्म करिए। FRSR पार्ट 1 लिखा हुआ है, बिल्कुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है। मंजीत जी, आप एक बार रिकनेक्ट करिए, ठीक है? एक बार डिस्कनेक्ट करिए। कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर आप कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है? तो आपका स्क्रीन आ जाएगा। चलिए, तो लास्ट दिन हम लोग कौन सा रूल तक पढ़े थे, कोई बताइए जितना हमको याद आ रहा है। चैप्टर 3 हम लोग ख़त्म कर लिए थे ना? चैप्टर 3 हम लोग ख़त्म कर लिए थे, जनरल कंडीशन ऑफ सर्विसेज, लिव बियॉन्ड आपका 5 इयर्स, 18 तक हम लोग पढ़ लिए थे। एक बार कंफर्म करिए लास्ट दिन कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए, तो अभी हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे। FR 18 तक हम लोग देखे हुए थे। चलिए, तो अभी हम लोग चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपका बताया गया पे के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा सवाल आने का चांसेस तो यहाँ से आपका रह ही जाता है। ठीक है, तो FR 19 हमको क्या बता रहा है, शुरू करें हम लोग? किसी को आपत्ति नहीं है, दिक्कत नहीं है, शुरू करें एक बार फटाफट, फाइनल बार कोई एक। चलिए, ठीक है। तो FR 19 हम लोगों को क्या बता रहा है, देखिए, बोला जरे पे शैल नॉट एक्सीड द पे सैंक्शन फॉर द पोस्ट। किसी पार्टिकुलर पोस्ट के लिए जितना पे सैंक्शन किया जाता है कि मैक्सिमम उतना आपको दिया जाएगा, उससे ज़्यादा कभी भी हम किसी व्यक्ति को पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकुलर मेरे पोस्ट के लिए मान लीजिए 10,000 रुपये मेरा पे है। सपोज हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए 10,000 रुपये या 1,00,000 रुपये मान लीजिए उस पोस्ट में मैक्सिमम है। तो कोई व्यक्ति, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हमको ज़्यादा पसंद है, इसके लिए हम उसको ज़्यादा पे नहीं दे सकते। ठीक है, तो बोला जाए द पे शैल नॉट एक्सीड द पे सैंक्शनड फॉर द पोस्ट। किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जितना पे सैंक्शन है, उससे ज़्यादा कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी हालत में हम पे नहीं दे सकते। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि भाई सारा जगह पे ये बात सही नहीं है, ये फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो बोला जरे पर्सनल पे जो है ये एक एक्सेप्शन है। पर्सनल पे के बारे में हम लोग देखे थे FR 923 में, है ना? FR 923 के भीतर हम लोग देखे थे पर्सनल पे के बारे में, जहाँ पे क्या बोला गया था कि मान लीजिए किसी को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव या मतलब मान लीजिए डिसिप्लिनरी मेजर्स छोड़ के किसी दूसरे कारणवश किसी दूसरे पोस्ट पे गया है, जहाँ पे उसका पे घट गया, है ना, तो वहाँ पे उसको पे प्रोटेक्शन देने के लिए सर्टेन अमाउंट हम उनको देते हैं एज पर्सनल पे, है ना? जैसे मान लीजिए मेरा जो पे था, सपोज मेरा जो सैलरी था वो था 55,200। ठीक है, अब किसी कारणवश हमको कोई ऐसा जगह पे हम चले गए जहाँ पे मेरा हो गया 44,900 या फिर कुछ और। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं इस लेवल में था, फिर हम यहाँ पे आ गए, तो मेरे यहाँ से यहाँ तक ये जो इस दोनों का अंतर है, इन दोनों के भीतर जो मेरा डिफरेंस रहेगा, इन दोनों को माइनस करने से मेरा जो डिफरेंस रहेगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगा मेरा पर्सनल पे। अब देखिए, मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ ये वाला पोस्ट, तो मुझे मिलना चाहिए था ये वाला, बट यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिया जा रहा है। तो जिस कारण से नॉर्मली क्या बोला गया था, पे शैल नॉट एक्सीड द पे सैंक्शन फॉर द पोस्ट। इस पोस्ट के लिए जो पे सैंक्शन किया गया उससे ज़्यादा हमको नहीं दिया जाता है, पर फिर भी यहाँ पे हमको ज़्यादा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि पर्सनल पे हमको मिल रहा है। तो वही बताया जा रहा है कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ पर्सनल पे अंडर FR 923 का ए, FR 9 का 23 के ए के भीतर जब हम लोग पर्सनल पे के बारे में देखे थे, चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। 9 का 23 का ए, चलिए इधर 9 का 9 का 9 का 9 का, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या केस था, देखिए 9 के 23 के ए में, 9 के 23 में हम लोग पर्सनल पे देखे थे, और वहां पे आपका ये बात बताया गया था, क्या बोला गया था, लॉस ऑफ सब्सटेंटिव पे। किसी का सब्सटेंटिव पे जो है उसमें अगर लॉस हो जाता है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए अदर देन डिसिप्लिनरी मेजर्स, देखिए डिसिप्लिनरी मेजर्स छोड़ के किसी दूसरे कारण पे अगर लॉस हो जाता है किसी को, तो उस लॉस को मेक गुड करने के लिए जो पे हम उनको देते हैं उसी को बोला जाता है पर्सनल पे। तो 9 के 23 के ए के भीतर इसके बारे में हम लोग देखे हुए थे, है ना? तो वही बात यहाँ पे हमारा बताया जा रहा है कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ पर्सनल पे अंडर 9 का 23 का ए, इसको छोड़ के
बाकी दूसरे किसी भी जगह पे ये घटना आपका नहीं हो सकता है जहां पे मेरा जो सैंक्शन पे है उससे ज़्यादा मुझको पे किया जाएगा। ठीक है, द पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी सो इंक्रीज्ड एज टू एक्सीड द पे सैंक्शन फॉर द पोस्ट। तो वहां पे मेरा उस पोस्ट के लिए जितना पे सैंक्शन किया हुआ है उससे ज़्यादा पेमेंट हमको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विदाउट द सैंक्शन ऑफ एन अथॉरिटी कंपिटेंट टू क्रिएट द पोस्ट इन सेम कैडर। तो बोला जा रहा है एक कोई पोस्ट को क्रिएट करने का क्षमता जिस अथॉरिटी के पास है, बिना उनके सैंक्शन का, बिना उनके सैंक्शन का उस पोस्ट में काम करते वक्त किसी व्यक्ति को जो वहां पे दिया जाने वाला था, जो अमाउंट था, सैंक्शन अमाउंट था उस पोस्ट के लिए, उससे ज़्यादा पेमेंट हम नहीं कर सकते। तो ये वाला हमको याद रखना है, अगर इससे ज़्यादा पेमेंट करना है तो किसका अप्रूवल लगेगा? तो बोला जा रहा है अथॉरिटी कंपिटेंट टू क्रिएट ए पोस्ट। अगर कोई पोस्ट क्रिएट कर सकता है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंसर्न मिनिस्ट्री हमारा मान लीजिए अगर हो गया, तो कंसर्न मिनिस्ट्री वगैरह जो भी रहेगा, जो कंपिटेंट रहेगा पोस्ट को क्रिएट करने के लिए, उनका सैंक्शन अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम एक्सेस पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे ये भी बोला गया इट बाउंड्स, ये जो रूल है इसने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बाउंड किया। बोला गया कि ठीक है चलो ये ऑप्शन तो है, बट फिर भी ये रूल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्लाइज किया, बाउंड किया, नॉट टू ग्रांट एन इनिशियल पे हायर देन व्हाट इज परमिसिबल अंडर एफआर 22। तो एफआर 22 के तहत किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो हमारा परमिसिबल पे है उससे ज़्यादा पेमेंट करने के लिए अधिकार बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पेमेंट नहीं करना है, यहाँ पे ये पेमेंट वगैरह नहीं करना है। तो इट बाउंड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट टू ग्रांट एन इनिशियल पे हायर देन व्हाट इज परमिसिबल अंडर एफआर 22। तो एफआर 22 में हमको बताया जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे एफआर 22 जहाँ पे फिक्सेशन वगैरह है उसके बारे में बताया गया। तो बोला जा रहा है कि इनिशियल पे जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा पे नहीं करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये हमारा ऑब्लिगेशन दिया गया। इट बाउंड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट टू ग्रांट एन इनिशियल पे हायर देन व्हाट इज परमिसिबल अंडर एफआर 22। तो मेरा ज्वाइन हुआ, तो ज्वाइन जब होगा तो मेरा जैसे मान लीजिए आईपी में सिलेक्शन हुआ तो 44,900 मेरा इनिशियल पे होगा। तो यहाँ पे जब हम ज्वाइन करेंगे हमको एक बार में 55,000 में भेज नहीं सकता, भले ही हमारे अंदर कुछ भी कैपेबिलिटी रहे कुछ रहे, हमको इनिशियल पे में ही ज्वाइन करना है ना। तो ये हमारा ये रूल में जो प्रोविजन कुछ और दिया गया, जहाँ पे बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बाउंड किया गया कि जब भी किसी का इनिशियल अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उसको इनिशियल पे ही दिया जाए, उससे हायर पे उसको ना दिया जाए। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आता है जो हम लोग आगे देखेंगे अंडर एफआर 27, जहाँ पे बताया गया एडवांस इंक्रीमेंट के बारे में, है ना। नॉर्मल केसेस में जो मेरा पे होना है, कुछ स्पेशल एक्टिविटी के कारण से एडवांस इंक्रीमेंट भी दिया जा सकता है। ये आपके एग्जाम पे 100% सवाल पूछेगा, एडवांस इंक्रीमेंट वाला 100% आपके एग्जाम पे सवाल पूछेगा। याद रखिएगा कहाँ पे बताया गया, एफआर 27 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तब आगे आते हैं हम लोग एफआर 22 जहाँ पे फिक्सेशंस के बारे में आपका बताया गया है। तो डिटेल्स में जब हम लोग चर्चा करेंगे, जब हम लोग कम्यूटेशन जो हमारा ये रिवाइज्ड पेंशन रूल जब हम लोग पढ़ेंगे, रिवाइज्ड पे रूल, आरपी रूल जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट है उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एफआर 22 में बताया गया पे फिक्सेशन के बारे में। क्या बोला जा रहा है कि द ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन शैल बी फर्निश्ड विद इन 1 मंथ फ्रॉम एजम्पशन ऑफ चार्जेस। जब भी हमारा प्रमोशन होता है, एमएससीपी वगैरह मिलता है तो हमारा पे फिक्सेशन होना है, तो बोला गया कि हमको विद इन 1 मंथ पे फिक्सेशन के लिए हमको आवेदन दे देना है। ठीक है, तो जिसको भी प्रमोशन मिलेगा उनको बोला गया विद इन 1 मंथ उनको ये ऑप्शन फर्निश करना रहता है। ये सवाल एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि अगर किसी को पे फिक्सेशन करवाना है तो चार्ज एज्यूम करने के कितने दिन के भीतर उनको ये ऑप्शन फर्निश करना रहता है। और जब ये रहेगा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट में बी शॉर्ट फॉर ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। जो इंक्रीमेंट वो उनको लेना है, प्रमोशन मिला, एमएससीपी मिला, इंक्रीमेंट उनको लेना है, तो वो 2 डेट चूज कर सकता है, आइदर द डेट ऑफ इंक्रीमेंट और द डेट ऑफ प्रमोशन। तो इन दोनों के भीतर कोई भी एक डेट चूज कर सकता है कि डेट ऑफ प्रमोशन से
डेट ऑफ प्रमोशन जो है, डेट ऑफ प्रमोशन जो है उसको चूज कर सकता है, और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है उसको भी चूज कर सकता है। ठीक है, पे फिक्सेशन जब किया जाता है, जब हम लोग, तो बोला गया उसको कि इट इज राउंडेड ऑफ टू 100, दैट इज इफ द अमाउंट इज लेस देन 50 इट इज इग्नोर्ड, और अबव 50 अगर होता है तो ये राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट 100। जब हम लोग पे फिक्सेशन देखते हैं इंक्रीमेंट देते वक्त के, मान लीजिए 3% का इंक्रीमेंट लगा, तो उसको कहाँ पे जाएगा, कौन सा स्लैब में आएगा, तो बोला जा रहा है अगर 50 के नीचे आता है तो हमको क्या करना है, उसको इग्नोर करना है ना। इफ द अमाउंट इज लेस देन 50 तो आपका इग्नोर कर देना है, और उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट 100 जो है उसको हम लोग ले लेंगे। In case of technical resignation on pay protection, the past service shall count for reckoning the minimum period for granting increment. Increment grant होने के लिए qualifying period कितना रहता है, तो 6 महीने का qualifying period रहता है, either on 1 जनवरी और on 1 जुलाई। तो 1 जनवरी या 1 जुलाई तक 6 महीना अगर क्वालिफाइंग सर्विस रहेगा तो इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। तो ये क्वालिफाइंग पीरियड को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बोला गया अगर किसी का टेक्निकल रेजिग्नेशन हुआ है, जहाँ पे वहाँ पे टेक्निकल रेजिग्नेशन के अगर ग्राउंड है, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है पास्ट सर्विस जो है उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। इन केस ऑफ टेक्निकल रेजिग्नेशन ऑन पे प्रोटेक्शन द पास्ट सर्विस शैल ऑल्सो काउंट फॉर रिकॉर्डिंग द मिनिमम पीरियड फॉर ग्रांटिंग इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखना है। टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया जा रहा है जहाँ पे उनको पे प्रोटेक्शन भी मिलता है, मतलब हायर पोस्ट से अगर लोअर पोस्ट में या कहीं पे चला जा रहा है तो वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट जब मिलने का बात आएगा तो पास्ट सर्विस जो है उसको भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट के लिए 2 डेट फिक्स किया हुआ है, हम सभी लोग जानते हैं 1 जनवरी और 1 जुलाई। ठीक है, अब जब हमारा पे फिक्सेशन हुआ था, मतलब 6 सीपीसी से जब हम 7 सीपीसी में आए हुए थे, तो फिटमेंट फैक्टर कितना था, ये आपके एग्जाम पे पूछा जाने लायक सवाल है, 100% पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, ऑप्शन में एक रहेगा 2.67, है ना, तो याद रखना है 2.67 नहीं है। हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना है, एक बार पब्लिक चैट में बता दीजिए सब लोग, फिटमेंट फैक्टर कितना है जब हमारा 6 सीपीसी से 7th में आए, 2.57, इसको याद रखना है। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट होता था, जैसे मान लीजिए 6 से हम कोई पे बैंड 1 में थे, है ना, लेवल 4 हम होल्ड कर रहे थे, मान लीजिए मेरा 25,500 था या फिर जो भी हमारा था, तो लेवल जहाँ पे थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई पोस्टल असिस्टेंट का बात किया जाए, जैसे उनका 2400 मान लीजिए ग्रेड पे था, है ना, यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई एक पोस्टल असिस्टेंट है, तो वो कहाँ पे था, वो पे बैंड 1 में था, है ना, ये आपका पे बैंड है, जैसे आपका देखिए 5,200 से लेके 20,200 ये पे बैंड 1 था, है ना, 1 से लेके 5 तक पे बैंड 1 में आएगा, फिर 6, 7, 8, 9 पे बैंड 2 में आएगा, है ना, फिर 10, 11, 12 पे बैंड 3 में आएगा। तो इस प्रकार से आपका अलग अलग पे बैंड आपका दिया हुआ है। तो ये आपका एग्जिस्टिंग पे बैंड था, पे बैंड 1, जहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्रेड पे कितना था, तो एग्जिस्टिंग ग्रेड पे था 2400। ठीक है, और एग्जिस्टिंग पे उनको कितना मिल रहा था, तो 10,160 मिल रहा था। ठीक है, अब कैसे हम लोग फिट करेंगे उनको, यहाँ पे कौन सा स्लैब मिलेगा 7 सीपीसी में, तो वही बताया जा रहा है। देखिए कि मान लीजिए उनका एग्जिस्टिंग पे कितना था, 10,160, ग्रेड पे कितना था, 2400 था। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, तो क्या किया गया, देखिए 10,160 प्लस 2400 मतलब 12,560, ये एग्जिस्टिंग बेसिक पे था। पहले 6 सीपीसी में हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा बेसिक एग्जिस्टिंग जो पे था, मतलब पे के साथ ग्रेड पे को ऐड करते थे, तब जाके मेरा बेसिक पे आता था, है ना, तो 10,160 प्लस 2400 किए तो आ गया मेरा 12,560, ये क्या था, मेरा एग्जिस्टिंग पे था। ठीक है, अब इसको क्या किया गया, देखिए मल्टीप्लाइड बाय द फिटमेंट फैक्टर, तो 12,560 को मल्टीप्लाई करें किससे, हम 2.57 से मल्टीप्लाई किए। अब हमको यहाँ पे कितना आ गया, तो 32,279, है ना, 32,279 रुपीज 20 पैसा। अब ये 20 पैसा को हम इग्नोर कर देंगे तो मेरा कितना आता है, 32,279, है ना, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। अब देखिए ये 32,000 ये जो है अमाउंट, है ना, 32,279, ये कौन सा स्लैब में है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए कहाँ पे है, तो 32,300 था, 32,300 था, उसके नीचे 31,400 था।
तो हमारा यहाँ पे 2.57 पे मल्टीप्लाई करने पे आया 32,279, है ना। तो इसको हम कौन सा घर में देंगे, इसमें देंगे या इसमें देंगे? तो हम लोग किस में देंगे बताइए एक बार पब्लिक चैट में फटाफट। ऊपर वाला में देना है या नीचे वाला में देना है? 31,400 में देना है या 32,300 में देना है? बिल्कुल 32,300 में देना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर ये हमारा लेवल जो है वो मिल नहीं रहा है तो उसका जो हायर वाला रहेगा, मतलब उससे बड़ा वाला अमाउंट जो रहेगा उसमें हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो कहाँ पे डाल रहे हैं हम? 32,300 में डाल दिए। तो यही बात आपका यहाँ पे बताया गया, लेवल करस्पॉन्डिंग वगैरह जो भी था। रिवाइज्ड पे इन पे मैट्रिक्स आइदर इक्वल और टू द नेक्स्ट हायर ऑफ दिस। देखिए अगर ये वाला अमाउंट हमको मिल जाता तो हमको उसी में डालना था, अगर ये मिला नहीं तो हम नियरेस्ट में नहीं जाएंगे। किसी किसी के मन में हो सकता है कि नहीं जो इसके नियरेस्ट रहेगा उसमें देना है, तो नियरेस्ट में हमको नहीं देना है, आइदर इसमें देना है या फिर इससे जो मतलब हायर वाला है उसमें हमको डालना है। ठीक है, तो कहाँ पे डाल दिया हम? 32,300 में डाल दिए। क्लियर है? ये वाला कैसे हम लोग 6 सीपीसी से 7 सीपीसी में जब आए तो फिटमैन फैक्टर के माध्यम से इसको आपका कैलकुलेट करते थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को एमएससीपी मिल गया, है ना। एमएससीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताइएगा पब्लिक चैट में? एमएससीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएससीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम एश्योर्ड। दीपंकर जी पिटाई लगेगा आपको, हम घर पे जाके पिट के आएंगे, है ना, कंप्यूटर के अंदर घुस जाएंगे। मॉडिफाइड ये तो अग्निप तो पूरा शॉर्टकट बाबा हो गया है, देख रहे हैं। चलिए बिल्कुल, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, है ना। कभी कभी इसके साथ लास्ट में एस भी दे देगा, एमएससीपीज, तो वो आपका स्कीम हो जाता है। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, अगर एमएससीपी एस दे दिया, अगर खाली एमएससीपी दे दिया तो वो क्या है? मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, है ना। जहाँ पे हमको मान लीजिए प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मैं 10 साल से आईपी में काम कर रहा हूँ, हमको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? हमको एक एमएससीपी दे दिया जाएगा। वहाँ पे हम लोग आपार वाला देखेंगे कि आपार का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, है ना। चलिए अब आते हैं गवर्नमेंट का फिक्सेशन, पे फिक्सेशन कैसे होगा। तो दो ऑप्शन गवर्नमेंट चूज कर सकता है, कितने दिन के भीतर गवर्नमेंट को ये बताना है, गवर्नमेंट सर्वेंट को बताना है, बता दीजिए कितने दिन के भीतर गवर्नमेंट सर्वेंट ये इंटीमेट करेगा कि उनको कब से चाहिए? विद इन 1 मंथ, बिल्कुल 1 महीने के भीतर उनको ये बात बताना रहेगा कि हमको डेट ऑफ प्रमोशन से चाहिए या फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से चाहिए। अब डेट ऑफ प्रमोशन से अगर कोई लेता है तो वहां पे क्या किया गया? बोला कि एक इंक्रीमेंट देना है, 1 इंक्रीमेंट टू बी अवॉर्डेड एंड प्लेस ऑन इक्वल और नेक्स्ट सेल। देखिए नियरेस्ट बियरेस्ट नहीं बोला गया, प्लेस ऑन इक्वल और नेक्स्ट सेल। तो एक इंक्रीमेंट दे दीजिए और उसके बाद देखिए उनको जो उसका नियर बाई रहेगा, है ना, जो सॉरी उसका जो नेक्स्ट सेल रहेगा या इक्वल सेल जो रहेगा उसमें जाके आप प्लेस कर दीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से अगर लेना है तो देखिए प्रमोशन के टाइम पे हम लिए नहीं, हम बोले कि इंक्रीमेंट के समय से लेंगे। तो एक तो मेरा प्रमोशन के लिए ड्यू था इंक्रीमेंट, एक मेरा नेक्स्ट इंक्रीमेंट ड्यू था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार में उनको 2 इंक्रीमेंट दे दिया। ओल्ड पे लेवल जो था, ओल्ड पे लेवल में उनको 2 इंक्रीमेंट दे दिया और उनको प्लेस कर दिए कहाँ पे? इक्वल और नेक्स्ट सेल में जाके। ठीक है, तो अब आपको अगर जैसे मान लीजिए कभी भी हम लोग अगर देख लेते हैं कि सपोज, चलिए हम एक कैलकुलेटर खोल लेते हैं। चलिए अब आप हमको बताइए, मान लीजिए आप कहाँ पे हो, आप 35,300 में है। ठीक है, 35,300 आपका एट प्रेजेंट पे है और आपने क्या किया? डेट ऑफ प्रमोशन चूज किया। 35,300 में आप है, आपने क्या किया? डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है उसको चूज किया। तो आपको कहाँ पे डाला जाएगा? आपको कहाँ पे डाला जाएगा बताइए? अगर मेरा 35,300 था, हमने क्या किया? एक इंक्रीमेंट जो हमारा डेट ऑफ प्रमोशन है उसी दिन हमने चूज कर लिया, तो हमको कहाँ पे डाला जाएगा? चलिए
कैसे कैलकुलेट किए हमने, तो हमको इंक्रीमेंट कितना परसेंट मिलता है, कौन बताएगा हमको कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट मिलता है जब भी इंक्रीमेंट होता है, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट होता है, बिल्कुल, तो 3% आपका इंक्रीमेंट रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, 35,300 मेरा था, इनटू मल्टीप्लाई कर दिया 103 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ रहा है 36,359। तो 36,359 का मतलब इसको हम लोग कितना ले लेंगे, ये मान लीजिए अगर राउंड ऑफ हम लोग करते हैं तो 36,400 होता है ना। तो 36,400 कहीं पे हमारा है, यहाँ पे हमारा कहीं पे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके हायर वाला वैल्यू जो है उसको ढूंढ लेंगे, है ना। तो हमारा हो रहा था मान लीजिए 36,359, तो 36,400 हम मान लेते हैं इसको, 36,400, तो 36,400 का स्लैब यहाँ पे कहीं पे है, तो देखिए यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो उससे नेक्स्ट हायर कौन सा वाला है, तो नेक्स्ट हायर है ये वाला, है ना, 37,000, तो हमको कहाँ पे डाल दिया जाएगा, 37,000 वाला में डाल दिया जाएगा। अब बताइए अगर मैं यही पे था बट हमने क्या किया, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट चूज करता, तो हमको कितना मिलता, हमको कहाँ पे रखा जाता, बिल्कुल, तो यहाँ पे हमको कहाँ पे डाला जाता, यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट दिया जाता, और 2 इंक्रीमेंट देने के बाद हमको यहाँ पे डाल दिया जाता, ठीक है। तो यही बात आपका यहाँ पे बताया गया है, आपको यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो आपका दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए डिटेल्स में हम लोग जब आरपी रूल पढ़ेंगे तो उस टाइम पे भी इस सबको डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, चेंज ऑफ पे ऑफ पोस्ट, है ना, चेंज ऑफ पे ऑफ पोस्ट। तो चेंज ऑफ पे ऑफ पोस्ट में क्या बोला जा रहा है, द होल्डर ऑफ ए पोस्ट द पे ऑफ विच इज चेंज्ड शैल बी ट्रीटेड एफ इफ एज ही और ट्रांसफर्ड। तो अगर कोई व्यक्ति जो है किसी पोस्ट को होल्ड कर रहा था, अब उस पोस्ट का जो पे है वो चेंज हो गया, तो मान लिया जाएगा कि उसका ट्रांसफर हुआ, इट विल बी ट्रीटेड दैट एज इफ यू वर ट्रांसफर, तो उनका एक नया पोस्ट में ट्रांसफर हुआ है ऐसा मान लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे उस पोस्ट का पे ही चेंज हो गया है। अब बोला जा रहा है ऐसा सिचुएशन अगर आता है, ठीक है, देखिए ये प्रैक्टिकली आपको बहुत ज़्यादा डील करने का ज़रूरत होगा नहीं, बस रूल पे दिया हुआ है तो हम लोगों को थोड़ा बहुत इसको याद रख लेना है, अदरवाइज इसको बहुत ज़्यादा आपका प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में नहीं आएगा। ही मे एट हिज ऑप्शन रिटेन हिज ओल्ड पे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर कोई ऐसा केस होता है तो वो अपना ओल्ड पे जो है उसको रिटेन भी कर सकता है जब तक उस टाइम स्केल में वो रहेंगे, है ना, चाहे उनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिले या सब्सिक्वेंट जो भी इंक्रीमेंट मिलेगा वो इंक्रीमेंट मिलते जाएगा, जब तक उस टाइम स्केल में रहेगा तो वो क्या कर सकता है, अपना ओल्ड पे जो है उसको रिटेन कर सकता है, नया पे में उसको नहीं जाना है, और इसके लिए उनको ऑप्शन फर्निश करना रहता है, और एक बार उन्होंने ऑप्शन को फर्निश कर दिया तो इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग एफर 24 में, जहाँ पे क्या बताया गया, जहाँ पे आपका बताया गया इंक्रीमेंट के बारे में। तो ये वाला रूल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंक्रीमेंट के बारे में आपका कहाँ पे बताया गया, एफर 24 में बताया गया, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, एन इंक्रीमेंट शैल ऑर्डिनरीली बी ड्रॉन एज ए मैटर ऑफ कोर्स अनलेस इट इज विथहेल्ड। अगर इंक्रीमेंट मेरा जो है ये मतलब ये गारंटेड है, ये गारंटेड है, मिलना ही मिलना है, ड्यू, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ड्यू बैग, जो बैग आपको भेजना ही भेजना है वो क्या है, ड्यू बैग है। तो सिमिलरली इंक्रीमेंट जो है ये हमेशा ड्यू रहता है, आप अगर काम करते हैं और इसको विथहेल्ड नहीं किया गया तो आपको इसको मिलना ही मिलना है। तो वही बात बताया जा रहा है कि एन इंक्रीमेंट शैल ऑर्डिनरीली बी ड्रॉन एज ए मैटर ऑफ कोर्स अनलेस इट इज विथहेल्ड, अगर इसको विथहेल्ड नहीं किया गया तो ये आपका 100% मिलेगा, ड्यू समय पे जरूर मिलेगा, ठीक है। इफ an increment may be withheld from a government servant by the central government or any other authority to whom the central government may delegate his power under rule 6 if his conduct has not been good or
जो उनका फंक्शन है, जो उनका काम है, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हमने देखा इंक्रीमेंट तो ड्यू चीज है, मिलना ही मिलना है अगर विथहेल्ड नहीं किया गया। अब ये विथहेल्ड करने के लिए पावर किसके पास है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहता है तो ये पावर किसको डेलीगेट किया है, तो बोला गया ये किसी दूसरे अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है। कंसर्न कंपिटेंट अथॉरिटी जो रहेगा उसके पास ये पावर डेलीगेट कर सकता है इंक्रीमेंट विथहेल्ड के लिए। जैसे मान लीजिए आपका डिविजनल हेड को दिया गया, जो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दिया गया, उनके पास ये पावर डेलीगेट किया जा सकता है। और ये पावर डेलीगेशन के बारे में कौन सा एफआर में बताया गया था, तो हम लोग देखे थे 6-7 में आपका पावर डेलीगेशन के बारे में बताया गया था। तो वही यहाँ पे रूल 6 का जिक्र किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये पावर को डेलीगेट कर सकता है अंडर रूल 6। रूल 6 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर को इंक्रीमेंट विथहेल्ड करने का जो पावर है, इस पावर को डेलीगेट कर सकता है टू एनी अथॉरिटी जिसको उनको लगेगा दैट दिस अथॉरिटी इज फिट, है ना, तो उनके पास ये पावर जो है वो आपका डेलीगेट कर सकता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके होने लायक है वो एक आता है कि डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में कहाँ कहाँ पे बताया गया, तो उसके भीतर आपका रूल 6 एक आ जाएगा जहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में बताया गया है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा। दूसरा चीज़ है इंक्रीमेंट जो है मैटर ऑफ राइट है, हम लोग जानते हैं अगर विथहेल्ड नहीं किया गया है तो ये हमको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात है इंक्रीमेंट को कौन सा ग्राउंड पे रुका जा सकता है, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन जो है ना, इसको दे के आपका एग्जाम पे सवाल पूछ सकता है। कैसे, तो मान लीजिए ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइन को उठा देगा, क्या करेगा, एन इंक्रीमेंट में बी विथहेल्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी वगैरह वगैरह जो भी है, हु हैज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ऑप्शन ए कर दिया इफ हिज कंडक्ट हैज नॉट बीन गुड, ऑप्शन बी कर दिया हिज वर्क हैज नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी, ऑप्शन सी कर दिया बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी कर दिया नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बता दीजिए एक बार फटाफट से, इस प्रकार से अगर सवाल आएगा तो हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि बोथ कंडीशन में ही गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इसको आपका रोक सकता है। इन ऑर्डरिंग द विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, आगे भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो बोला जा रहा है जब विथहोल्ड इंक्रीमेंट विथहोल्ड करने का बात आता है, ऑर्डर आता है, तो वहाँ पे जो अथॉरिटी ऑर्डर कर रहे हैं इंक्रीमेंट को विथहेल्ड करने के लिए, उनके लिए बोला गया द विथहोल्डिंग अथॉरिटी शैल स्टेट द पीरियड, उनको बताना है कि कितने समय के लिए द इंक्रीमेंट हैज टू बी विथहेल्ड, कितने समय के लिए ये इंक्रीमेंट जो है इसको आपका रोका जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, वेदर द पोस्टपोनमेंट शैल हैव इफेक्ट फॉर पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट। अब ये मेरा जो इंक्रीमेंट को हमने रोका, क्या ये फ्यूचर इंक्रीमेंट को भी पोस्टपोन कर सकता है, मतलब इसका रिकरिंग इफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारा बातें जो है जो अथॉरिटी ऑर्डर कर रहा है उनको अपने ऑर्डर में मेंशन करना रहेगा। ठीक है, अब जैसे ऑर्डर हम करते हैं तो कभी कभी दो शब्द का यूज किया जाता है, एक हो गया विथहोल्डिंग ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट और एक हो गया विथहोल्डिंग ऑफ वन इंक्रीमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, है ना। तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऐसा ऑर्डर अगर कहीं कोई करता है तो नेक्स्ट का मतलब नहीं कि अगला वाला खाली एक ही इंक्रीमेंट को रोकना है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स का मतलब क्या हुआ, ऑल नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स विथहेल्ड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो आगे जितना सारा इंक्रीमेंट उस पीरियड के भीतर मिलने वाला था, सारा इंक्रीमेंट को विथहेल्ड कर दिया गया। ठीक है, अगर वन इंक्रीमेंट करके हम स्पेसिफाइड पीरियड, मान लीजिए एक इंक्रीमेंट फॉर 3 इयर्स कर दिए, तो अगला साल मान लीजिए हमको जो इंक्रीमेंट मिलने वाला था उसको हमने रोक दिया, पर उसके बाद जितना सारा इंक्रीमेंट था वो हमको मिलते जाएगा। बट अगर नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स को स्पेसिफाइड पीरियड के लिए कर दिया तो उतना पीरियड के भीतर, वो 5 साल 6 साल 10 साल जो भी पीरियड हम मेंशन करेंगे, उस पीरियड के भीतर जितना सारा इंक्रीमेंट मेरा आते जाएगा वो सारा इंक्रीमेंट जो है विथहेल्ड होते जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट का मतलब हो गया ऑल नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स, है ना, और वन इंक्रीमेंट का मतलब हो गया ओनली वन इंक्रीमेंट। क्लियर है, आगे बढ़े, एक बार कंफर्म करिए। चलिए आगे आते हैं इफर 26, जहां पे हमको बताया गया अबाउट काउंटिंग ऑफ सर्विस फॉर इंक्रीमेंट।
सर्विस के लिए इंक्रीमेंट को कैसे काउंट किया जाता है, कहाँ पे बताया गया, एफर 26 में बताया गया। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ऑल ड्यूटी इन ए पोस्ट ऑन टाइम स्केल। तो जो भी हम ड्यूटी पीरियड मेरा रहेगा तो वो किसी पर्टिकुलर पोस्ट में, तो ये हमारा इंक्रीमेंट के लिए काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पीरियड जो है इंक्रीमेंट के लिए काउंट हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, सर्विस ऑन ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी और इन डेपुटेशन इन और आउट ऑफ इंडिया। तो हमारा ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में अगर हम कोई सर्विस कर रहे हैं या फिर डेपुटेशन में देश के भीतर और देश के बाहर हम ड्यूटी कर रहे हैं, उसको भी हमारा काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इसके ऊपर, आउट ऑफ इंडिया ये भी आपका इंक्रीमेंट के लिए काउंट हो रहा है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सवाल हो सकता है। ध्यान देना है कि काउंटिंग फॉर सर्विस फॉर इंक्रीमेंट, ड्यूटी तो ट्रीट होगा ही होगा, ये तो कोई मतलब बैल बुद्धि भी बता देगा, पर ये वाला हमको ध्यान रखना है कि ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में कोई हम सर्विस कर रहे हैं, हम डेपुटेशन में इंडिया के भीतर में है या इंडिया के बाहर है, दोनों जो है मेरा ड्यूटी ट्रीट हो जाएगा, इसको ध्यान देना है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, ऑल काइंड्स ऑफ लीव, कोई भी लीव हो वो लीव मेरा ड्यूटी ट्रीट होगा फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीमेंट, है ना। तो छुट्टी के अगर होगा तो उसको भी हमारा क्या होगा, ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट और कुछ सर्टेन कंडीशन है, उसको हम क्या करेंगे, अगर मेडिकल ग्राउंड पे है तो उसको काउंट कर सकते हैं और कुछ सर्टेन कंडीशन है उसको काउंट कर सकते हैं। पर जनरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अगर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट है या फिर बिना ये वाला जो हमारा रीजन है इसको छोड़ के बाहर का कोई रीजन है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विल नॉट बी ट्रीटेड एज ड्यूटी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंट। क्लियर है, तो ड्यूटी हमारा ट्यूट हो गया, क्वालिफाइंग सर्विस हो गया। फिर सर्विस ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में या डेपुटेशन में विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ट्रीट हो गया, सारा लीव ड्यूटी ट्रीट हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ड्यूटी ट्रीट नहीं है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सर्टेन कंडीशन में ड्यूटी ट्रीट हो सकता है, वो क्या क्या है, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिए हुए हैं तो वो मेरा ड्यूटी ट्रीट होगा। फिर क्या बोला गया, अदरवाइज देन ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट का भी ड्यूटी ट्रीट हो सकता है। कौन सा ग्राउंड पे, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू ज्वाइन ड्यूटी। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, किस कारण से, सिविल कमोशन हो रहा था, मतलब दंगा या फिर रायोट जो हम बोलते हैं ना, कहीं पे आपका रायोट शुरू हो गया और उस कारण से हम उसके भीतर आ गए, है ना, और उस कारण से हम क्या किए, ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ये वाला पीरियड जो है इसको भी क्या हो सकता है, मेरा काउंट करेगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंट। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, फॉर प्रोक्योरिंग हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज। अगर हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में जाते हैं, ये वाला एक्चुअली यहाँ पे ही आना था, इधर चला गया। ठीक है, अगर हम हायर स्टडीज कर रहे हैं फॉर प्रोक्योरिंग हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज और उस दौरान हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में हैं, तो वो पीरियड भी मेरा आपका इंक्रीमेंट के पर्पज से काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 जो है ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के भीतर का पॉइंट है। ध्यान रखना है कि इन विच ग्राउंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीमेंट। तो हम लोग याद रखेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट पे होगा तो, अगर सिविल कमोशन हो गया तो, और अगर कोई हम लोग हायर टेक्निकल या साइंटिफिक डिग्री जो है, स्टडी जो है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिए हुए हैं तो उसको भी हमारा काउंट किया जाएगा। फिर क्या है, ज्वाइनिंग टाइम जो है उसको हमारा काउंट किया जाएगा इस पर्पज से। ज्वाइनिंग टाइम को भी हमारा उसके भीतर लेना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंट पीरियड, है ना। इंक्रीमेंट के लिए जो क्वालिफाइंग पीरियड है उसके कैलकुलेशन के लिए ज्वाइनिंग टाइम को भी लिया जाएगा, अगर उस दौरान मेरा लियन जो है सस्पेंडेड ना हो, है ना। अगर लियन कोई भी पोस्ट पे मेरा नहीं है तो वो मेरा इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा, अदरवाइज काउंट हो जाएगा, ज्वाइनिंग टाइम जो है वो काउंट हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, टाइम स्पेंट बिफोर अपॉइंटमेंट ऑन ट्रेनिंग और स्टाइपेंड, हम लोग देखे हुए थे, है ना, 9 के 6 के भीतर हम लोग देखे हुए थे, है ना, जहाँ पे बताया गया था कि ट्रेनिंग के भीतर, ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, किसी कोर्स ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे हमारा वो पीरियड को ड्यूटी ट्रीट किया जाता है, तो वो पीरियड भी मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग एफर 27, जो हम बोले थे ना कि खतरनाक इंपॉर्टेंट है,
सवाल यहाँ से जरूर पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। एफर्ट 27 क्या बताता है? प्रीमेच्योर और एडवांस इंक्रीमेंट के बारे में बताता है। एफर्ट 27 हमको बताता है अबाउट प्रीमेच्योर और एडवांस इंक्रीमेंट। क्या बोल रहा है? एन अथॉरिटी में ग्रांट a premature increment to a government servant on a time scale of pay if he has to create a post। तो अगर कोई अथॉरिटी कंपिटेंट है जो आपका किसी पोस्ट को क्रिएट कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है? आपका प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट भी दे सकता है। तो कोई अथॉरिटी जो आपका पोस्ट को क्रिएट कर सकता है, वो आपका एडवांस इंक्रीमेंट जो है, मतलब प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट जो है, वो दे सकता है। अब कौन करेगा ये सारा काम? तो बोला जा रहा है इसके बिहाफ में प्रेसिडेंट जो है वो जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशू करेगा और बताएगा कि कौन कौन हमारा, कौन सा मिनिस्ट्री, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे कौन हमारा प्रीमेच्योर और एडवांस इंक्रीमेंट जो है दे सकता है। ठीक है, तो ये बात प्रेसिडेंट के द्वारा जनरल और स्पेशल ऑर्डर में बताया जाएगा कि कौन हमारा प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट कर पाएगा। और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्या दिया गया? बोला गया कि जिसके पास पोस्ट क्रिएट करने का पावर है उसके पास प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट देने का भी पावर रहेगा। अब प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट कौन सा ग्राउंड पे दिया जाता है? तो दो केस आप देख सकते हैं, एक स्टेनोग्राफर का और एक नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। ये दोनों ग्राउंड पे आपका दिया जाता है। ठीक है, कुछ और भी केसेस है, तो ये दोनों आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोला जा रहा है फॉर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर के लिए अगर 80 वर्ड पर मिनट से लेके 100 वर्ड पर मिनट तक आपका स्पीड है ना, 80 वर्ड पर मिनट से लेके, अगर मतलब जब इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ, इनिशियल अपॉइंटमेंट जब किसी का हुआ उस टाइम पे उनका कितना था? उनका था 80 वर्ड पर मिनट। अब बाद में क्या हुआ? उन्होंने देखा वो आपका वो स्पीड जो है, स्टेनोग्राफर जो था वो स्पीड अपना बढ़ाया और 100 वर्ड पर मिनट में चला गया, है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा? उनको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ठीक है, द स्टेनोग्राफर हु इज रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड टेस्ट इन द शॉर्ट हैंड एट 100 पर मिनट मे बी ग्रांटेड 1 एडवांस इंक्रीमेंट ऑन द क्वालिफाइंग टेस्ट, है ना। अगर यहाँ पे आपका मान लीजिए 80 से 100 में गए तो एक इंक्रीमेंट दे दिए, 100 से फिर मेरा बढ़ के 120 में चला गया, फिर एक इंक्रीमेंट उसको मिलेगा। कोई पहले 80 में आया और सीधा 120 में चला गया तो एक बार में उनको 2 इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। तो ये बात हमको याद रखना है, 80 से लेके 100 तक गए तो एक इंक्रीमेंट, 100 से लेके 120 तक गए तो और एक इंक्रीमेंट, 80 से सीधा हम 120 में गए तो मेरा सीधा 2 इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये स्टेनोग्राफर के लिए एडवांस इंक्रीमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला क्या बताया गया? तो अगला बताया गया एक्सीलेंस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में कोई अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे मान लीजिए हमारे भीतर अग्निव जी है, तो सोच लीजिए अग्निव जी ने क्या किया, अगली बार जो हमारा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे पार्टिसिपेट करके हमारा टीम को बहुत सारा मेडल्स ला के दिए, है ना। तो ये क्या हुआ? इंटरनेशनल लेवल का एक अचीवमेंट है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल का कोई अचीवमेंट रहेगा तो 2 इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर नेशनल लेवल का कोई आपका मतलब अचीवमेंट रहेगा तो वहाँ पे आपका 1 इंक्रीमेंट मिलेगा। अब बोला गया ऐसा नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट के ग्राउंड पे किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन को इंटायर सर्विस पीरियड में 5 ऐसा एडवांस इंक्रीमेंट जो है, प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट या एडवांस इंक्रीमेंट जो है उनको मिल सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना इंक्रीमेंट मिलेगा? 5 इंक्रीमेंट यहाँ पे आपका मिल सकता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट प्लीज वेट करिए। चलिए, तो ये वाला हमने केस देखा। अब दूसरा केस और एक है, कुछ लमसम इंसेंटिव दिया जाता है हायर क्वालिफिकेशन को एक्यूर करने के लिए। ठीक है, लमसम इंसेंटिव फॉर हायर क्वालिफिकेशन। क्या बोला जा रहा है? वन टाइम इंसेंटिव इज गिवन फॉर अचीविंग फ्रेश हायर क्वालिफिकेशन आफ्टर द सर्विस। सर्विस में ज्वाइन करने के बाद अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन को गेन करता है ना, तो वहाँ पे उनको इंसेंटिव दिया जा सकता है और ये इंसेंटिव 1 टाइम होता है। जैसे मान लीजिए हमने अगर पीएचडी कर लिया तो हमको 30,000 का क्या होगा? इंसेंटिव मिल जाएगा, 1 टाइम इंसेंटिव। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? पीएचडी डिग्री और डिप्लोमा अगर कोई करता है जहाँ पे वो पीरियड जो है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा पीरियड
जो कोर्स स्टडी का रहेगा उसके वो लेते हुए अगर कोई पीजी या डिप्लोमा करता है, पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर कोई करता है तो वहाँ पे 25,000 का इंसेंटिव मिलेगा। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा करता है जो पीरियड रहेगा लेस देन 1 ईयर तो वहाँ पे उसको 20,000 का इंसेंटिव मिलेगा। डिग्री और डिप्लोमा कोर्स अगर 3 साल से ज़्यादा वाला कोई करता है तो वहाँ पे 15,000 मिलेगा। डिग्री और डिप्लोमा कोर्स लेस देन 3 ईयर्स अगर है तो वहाँ पे 10,000 रुपये मिलेगा। ये सारा जो है आपका वन टाइम इंसेंटिव है और एक बार के बाद मतलब दूसरा ये सब्सिक्वेंट इसका रिकरिंग प्रीमियम पेमेंट नहीं है, ये आपका एक बार के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा इंक्रीमेंट डिग्री एक्योर करने के लिए, जैसे मान लीजिए, अरे एक बार ना पावर कट होगा 2 4 5 10 मिनट जब भी हो, क्योंकि अभी जनरेटर पे चल रहा है तो चला जाएगा तो तुरंत आपका मैंने बिजली आएगा तो फिर से एक बार पावर कट होगा। चलिए तो क्या करते हैं आगे हम लोग। हाँ, तो ये हम लोग देख लिए इंसेंटिव जो है ये वन टाइम इंसेंटिव है। पीएचडी के लिए 30,000, आपका पीजी डिग्री डिप्लोमा 1 साल से ज़्यादा के लिए 25,000, 1 साल से कम के लिए 20,000, और आपका डिग्री डिप्लोमा जो है 3 साल से ज़्यादा के लिए 15,000 और नीचे के लिए 10,000। अब बोला जा रहा है कि ऐसा इंक्रीमेंट जो है, ऐसा इंसेंटिव जो है एंटायर सर्विस में मैक्सिमम 2 बार दिया जा सकता है, पेड मैक्सिमम ट्वाइस इन एंटायर करियर, और क्लेम जो है ना दिस शैल बी मेड विद इन 6 मंथ, तो ये 6 महीने के भीतर क्लेम कर लेना रहता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि ये जो क्वालिफिकेशन है ये क्वालिफिकेशन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्विस, मतलब वो क्वालिफिकेशन आप जो अचीव कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं, तो वो करने से आपके डिपार्टमेंट को कोई फ़ायदा होना चाहिए, है ना। मान लीजिए हमने कुछ कर लिया और उससे मेरे डिपार्टमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है, वो मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए है, तो वहाँ पे ये इंसेंटिव हमको नहीं मिलेगा। अगर ये मैटर आ जाता है कि हाँ किसी तरीके से वो डिग्री मेरा जो है वो मेरे हित के लिए है, अच्छा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमको ये लमसम इंसेंटिव जो है वन टाइम ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए रवि जी कुछ आप बताना चाहते हैं तो पब्लिक चैट में मैसेज कर सकते हैं, आपका हैंड रेस किया हूँ मैं देख रहा हूँ। अगर कोई कुछ बताना चाहते, अच्छा शुरू करने के लिए आप बोल रहे थे, हैंड रेस किए थे ना। चलिए तो आगे आते हैं हम लोग। अब ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू ए लोअर पोस्ट 28 हमको बताता है जब हम हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट में किसी को ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है। तो बोला जा रहा था अथॉरिटी विच ऑर्डर्स द ट्रांसफर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए पेनल्टी फ्रॉम ए हायर टू ए लोअर ग्रेड और पोस्ट may allow him to draw any pay not exceeding the maximum of the lower grade or the post which it may think proper। तो हमने क्या किया, लेवल 7 में कोई था उसको लेवल 5 में भेज दिया। ठीक है, अब बोला जा रहा है लेवल 5 में जब हम भेजेंगे तो लेवल 5 में देख सकते हैं टाइम स्केल में बहुत सारा लेवल मेरा दिया हुआ है ना, 40 को हम देख सकते हैं तो 1 2 3 4 करके बहुत सारा लेवल दिया हुआ है, तो उसी के भीतर किसी पार्टिकुलर स्लैब में हम उसको दे सकते हैं, उसके बाहर नहीं, पर उस स्लैब में हम कहीं पे भी उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो यही बात आपका बताया गया। देखिए द ऑथोरिटी विच ऑर्डर्स द ट्रांसफर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए पेनल्टी फ्रॉम ए हायर टू ए लोअर ग्रेड और पोस्ट may allow him to draw any pay नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम ऑफ द लोअर ग्रेड। तो लोअर ग्रेड का जो मैक्सिमम स्लैब है उससे ज़्यादा उसको नहीं दिया जाएगा, मिनिमम से लेके मैक्सिमम जाने के उस लोअर ग्रेड के टाइम स्केल के भीतर रहेगा वो पे। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके भीतर ही बिलोंग करेगा। ठीक है, आगे आते हैं 29 के 1, जहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे बोला जा रहा है नेसेसरी इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर इन रिडक्शन ऑफ पे स्केल एज ए मेजर ऑफ पेनल्टी। तो मेजर ऑफ पेनल्टी देते हुए, पेनल्टी प्रोविजन जब हम देते हैं उसी के तहत अगर किसी को इंस्ट्रक्शन दिया गया, ऑर्डर किया गया कि भाई इसका रिडक्शन टू पे किया जाएगा, पे स्केल में लोअर स्टेज में लोअर स्केल में उसको भेज दिया जाएगा, तो वहाँ पे ऑर्डर जो होगा उसमें क्या क्या बात रहेगा जो स्पेसिफाई करना रहेगा, तो वो बात यहाँ पे हमारा बताया गया 29 के 1 के भीतर। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बात हमको बताइए कि पेनल्टी के बारे में कहाँ पे बताया गया, सीसीए रूल के कौन सा रूल में पेनल्टी के बारे में बताया गया।
अनुराग, रोहन, अग्नि, बाकी लोग कुंडू, दीपंकर, वेरी गुड, रवि तेजा, कविता, सत्येंद्र, मरियम, रवि, रमिया, वेरी गुड। चार पाँच, चार पाँच मतलब अग्निप जी, चार पाँच मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, हम समझे नहीं। चार पाँच का मतलब हम समझे नहीं, थोड़ा क्लियर। अच्छा माइनर में, अच्छा चलिए ठीक है। रूल 11 में हमारा माइनर और मेजर जो है दोनों पेनल्टी के बारे में बताया गया, वेरी गुड। चलिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में कहाँ पे बताया गया था, बता दीजिए। अच्छा आज तो सीसीए सीसीए भी मेरा था, आज तो हमारे टॉपिक में सीसीए सीसीए भी है। बताइए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में कहाँ पे बताया गया था। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में रूल 12 में बताया गया था, वेरी गुड। चलिए अच्छा बताइए एप्लेट अथॉरिटी, वेरी गुड दीपंकर। एप्लेट अथॉरिटी जो है वो 24 में बताया गया था, बहुत बढ़िया। एप्लेट अथॉरिटी के बारे में कहाँ पे बताया गया, 24 में बताया गया, बहुत बढ़िया। अच्छा एफआर रूल जब हम पढ़ रहे थे तो एफआर के 24 में हम लोग क्या देखे थे, किसी को याद है? एफआर के 24 में क्या था? एफआर रूल जब हम लोग देख रहे थे फंडामेंटल रूल्स, उसका एफआर जो था एफआर 24 उसमें क्या था? चलिए एफर्ट 24 जब हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे इंक्रीमेंट के बारे में बताया गया था, बिल्कुल। चलिए अच्छा बताइए हमको क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट कौन सा रूल में बताया गया, सीसीए रूल के कौन सा रूल में क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट के बारे में बताया गया? देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस जो है वो आपका 4 में था, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट जो है वो आपका 6 में है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस 4 में था, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट जो है 6 में है। अच्छा इंटरप्रिटेशन सीसीए के कौन सा रूल में था बताइए? इंटरप्रिटेशन कहाँ पे बताया गया था? बिल्कुल इंटरप्रिटेशन जो है रूल 2 में बताया गया था। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल 100% एग्जाम पे पूछा जा सकता है, आसान है पर पूछा जा सकता है, सस्पेंशन। सस्पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया था? सस्पेंशन के बारे में आपका 10 में बताया गया था। अच्छा जनरल सेंट्रल सर्विस इसके बारे में कहाँ पे बताया गया था? जनरल सेंट्रल सर्विस रूल 7 में बताया गया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बताइए जो हमारा अथॉरिटी माइनर पेनल्टी दे सकता है वो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकता है, कौन सा रूल में बताया गया था? जो व्यक्ति माइनर पेनल्टी दे सकता है वो मेजर पेनल्टी भी दे सकता है, ये कहाँ पे बताया गया था? तो इसको एक्चुअली ना और प्रिसाइजली आप लोग याद रखिएगा, 13 के 2 में बताया गया, ठीक है। 13 तो है ही, इसको 13 के 2 में बताया गया क्योंकि ये सवाल एग्जाम पे पूछा जाने लायक है। 13 के 2 में इसको बताया गया था कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी माइनर पेनल्टी यानी कि रूल 11 के 1 से लेके 4 के भीतर जो पेनल्टी है उसको दे सकता है, वो मेजर पेनल्टी भी दे सकता है। मतलब मेजर पेनल्टी दे नहीं सकता, मेजर पेनल्टी का प्रोसीड्योर इनिशिएट कर सकता है। और इसी के आधार पे कोई इंस्पेक्टर पोस्ट जो है वो किसी पोस्टमैन को मेजर पेनल्टी के लिए चार्जशीट कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका कोई पोस्टमैन बदमाशी कर रहा है, आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हैं, तो आप अगर चाहते हैं तो उसको मेजर पेनल्टी का चार्जशीट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए यहाँ पे आगे ये आ जाते हैं हम लोग, हाँ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर को कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर जो है, ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में कहाँ बताया गया? फाइनल डिसीजन हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में बताया गया 17 में, वेरी गुड, ठीक है 17 में बताया गया। अच्छा कॉमन प्रोसीडिंग जो है ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है, कॉमन प्रोसीडिंग के बारे में कहाँ पे बताया गया? 18 में बताया गया, बहुत बढ़िया। एप्लेट अथॉरिटी तो आप ऑलरेडी बता ही दिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील लाइज एंड ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील लाइज, कहाँ पे बताया गया था? ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील लाइज कहाँ पे बताया गया? नो अपील 22 में बताया गया। और अपील लाई करता है कहाँ पे बताया गया? जिसके केस में अपील हो सकता है तो वो 23 में बताया गया था, है ना। ये सवाल भी आपका पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए बढ़िया है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़े हुए हैं, इसके भीतर तो
हजारों लाखों सवाल हो सकता है सीसीए के भीतर से, है ना। चलिए आगे आते हैं। अभी हम लोग अपना टॉपिक जिसको पढ़ रहे थे इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर जाके नहीं तो हम लोग उसको और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। हाँ, तो ये मेरा जो ऑर्डर होगा, इस ऑर्डर में क्या क्या बातें हैं जिसको स्पेसिफाई किया जाएगा। तो बोला जा रहा है द पीरियड फॉर विच द रिडक्शन शैल बी इफेक्टिव। तो जो पीरियड के लिए मेरा जो रिडक्शन था ना वो इफेक्टिव रहेगा, वो पीरियड को यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि 2 साल के लिए काम लागू रहेगा, 1 साल के लिए लागू रहेगा, 10 साल के लिए लागू रहेगा, इंटर सर्विस के लिए लागू रहेगा। तो ये पीरियड जो है मेंशन करना रहेगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है वेदर ऑन रिस्टोरेशन, मान लीजिए 3 साल के लिए दिया गया तो 3 साल के बाद रिस्टोरेशन होगा। तो बोला जा रहा है वेदर ऑन रिस्टोरेशन द पीरियड ऑफ रिडक्शन शैल ऑपरेट टू पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट्स एंड इफ टू व्हाट एक्सटेंट। तो अगर ये रिस्टोरेशन मेरा होता है तो वो क्या फ्यूचर इंक्रीमेंट के ऊपर भी उसका कोई इफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो कहाँ तक आएगा, टू व्हाट एक्सटेंट, तो ये बात भी हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है वेदर द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिगेन द ओरिजिनल सीनियोरिटी, है ना। जब एक्सपायर हो जाएगा मतलब जब मेरा रिस्टोरेशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पीरियड, उसके बाद क्या मुझे मेरा सीनियरिटी वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वेदर द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिगेन हिज ओरिजिनल सीनियरिटी इन द हायर सर्विस ग्रेड और पोस्ट और टाइम स्केल ऑन हिज रिस्टोरेशन ऑफ द सर्विस। तब जब ये पीरियड मेरा खत्म हो जाएगा, जाने के रिस्टोरेशन मेरा हो जाएगा, क्या मुझे मेरा सीनियरिटी वापस मिलेगा या उसके बाद से मेरा प्रोसेस चलेगा। तो ये बात भी मेरा यहाँ पे इंटीमेट करना है किसको, जो अथॉरिटी ऑर्डर को स्पेसिफाई करेगा। तो 3 चीज खास करके हम लोग यहाँ पे देखें कि कितने समय के लिए द पीरियड फॉर विच रिडक्शन शैल बी इफेक्टिव, कितने समय के लिए पीरियड जो है इफेक्टिव रहेगा। दूसरा क्या बोला गया, पीरियड जब मेरा रिस्टोरेशन हो जाएगा तो क्या उसके बाद भी वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट में रहेगा, मतलब फ्यूचर इंक्रीमेंट जो है उसको उसको उसके ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये मेरा बात आपको यहाँ पे बताना रहेगा। और अगर ये रहता है, फ्यूचर के ऊपर भी इसका इफेक्ट रहता है तो कब तक रहेगा, टू व्हाट एक्सटेंट, ये बताना रहेगा। तीसरा आपका क्या बोला गया कि ये रिस्टोरेशन जब हो जाएगा क्या मुझे मेरा सीनियोरिटी जो है वापस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, है ना। जो पुराना जो सीनियोरिटी मेरा था ओरिजिनल जहाँ पे मैं थे तो वहाँ पे हमको वापस जाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी हमारा यहाँ पे बताना रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बताया गया था 29 के 1 में। अब आते हैं हम लोग 29A में, जहाँ पे बोला गया जो ऑर्डर था पेनल्टी का वो सेट असाइड हो गया अपील में और रिव्यू में। चलिए यहाँ पे हमको बताइए कौन सा सीसीए रूल में अपील के बारे में बताया गया था, कौन सा सीसीए के रूल में हमको अपील के बारे में बताया गया था। अपील के बारे में कहाँ पे बताया गया, अपील छोड़िए, अपीलेट अथॉरिटी तो हम लोग देखे हैं, है ना। तो अपील में एक्चुअली 3-4 केसेस है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से ले सकते हैं। चलिए पूरा तो एक बार में बोलने से आपका रूल आएगा नहीं, इसके भीतर अलग से आएगा। तो अपीलेट अथॉरिटी के बारे में कहाँ पे बताया गया बताइए पहले। अपीलेट अथॉरिटी के बारे में कहाँ पे बताया गया, अपीलेट अथॉरिटी के बारे में बताया गया 24 में, ठीक है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील, कितने दिन के भीतर हमको अपील करना है, ये कहाँ पे बताया गया, ये बताया गया 25 में। फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ अपील इसको बताया गया था 26 में। और कंसिडरेशन ऑफ अपील उसके प्रोसेस जो रहेगा वो बाद में आपका 27 में 28 में इसको बताया गया। अच्छा यहाँ से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, रिव्यू। रिव्यू का पावर किसके पास रहता है, रिव्यू का पावर किसके पास रहता है, कोई बताइए। रिव्यू का पावर रहेगा प्रेसिडेंट के पास, बिल्कुल रिव्यू का पावर रहेगा प्रेसिडेंट के पास। अच्छा रिविजन का पावर, रिविजन के पावर किसके किसके पास रह सकता है, अगर बोलते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड में किसके पास रहेगा, पोस्टल सर्विस बोर्ड में कौन सा मेंबर के पास रहेगा रिव्यू का पावर। पोस्टल सर्विस बोर्ड में मेंबर ऑफ पर्सनल जो है उनके पास ये पावर आपका रहता है। अच्छा अपीलेट अथॉरिटी भी आपका रिवीजन का पावर जो है वो आपका एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वहाँ पे कितने दिन के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर
जिसको रिवाइज करने के लिए आवेदन किया गया वहां से कितने दिन के भीतर, तो 6 महीने के भीतर रहेगा, तो ये आपका काम कर सकता है। बढ़िया है, अच्छा है, रिव्यू आप लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं। चलिए, अच्छा चलिए बताइए और एक सवाल, कोई सर्विंग आईओपीओ है, वो एक साथ में मैक्सिमम कितना केस को हैंडल कर सकता है? सर्विंग आईओपीओ है, एक साथ में मैक्सिमम कितना केस हैंडल कर सकता है? 7 नहीं है सत्येंद्र जी, रवि तेजा 3 भी नहीं है, 2 है इसका आंसर। आईओपीओ केस जो है ना, देखिए एट ए टाइम हम पूछे हैं, साल भर में हम नहीं पूछे हैं, जितना हमको याद आ रहा है आप लोग भी देखे होंगे, एट ए टाइम 2 था और साल भर में 10 था, है ना, 2-10 आपका था, एट ए टाइम 2 था और आपका साल भर में 10 था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पेनल्टी सेट असाइड ऑन अपील और रिव्यू। अब अपील किया गया या रिव्यू किया गया और उसमें जो पेनल्टी था उसको सेट असाइड कर दिया गया। तो अगर पेनल्टी ये ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाता है तो बोला जा रहा है 2 चीज़ हमको फॉलो करना पड़ सकता है। क्या हो सकता है? तो नंबर 1 अगर सेट असाइड किया गया और नंबर 2 अगर उसको मॉडिफाई किया गया। तो बोला जा रहा है अगर सेट असाइड किया जाता है तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द पे, मतलब जितना हमको मिला और जितना मिलना चाहिए, इन दोनों के भीतर का जो डिफरेंस रहेगा वो अमाउंट पे कर देना है। ठीक है, ये अमाउंट जो है पे हो जाएगा इफ इट इज सेट असाइड द डिफरेंस बिटवीन द पे टू विच ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड, मतलब जितना एंटाइटल्ड होते, है ना। तो ये आपका, और साथ में क्या बोला गया, अच्छा यहाँ पे बताइए, ये जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे शब्द का यूज कर रहे हैं, इफ इट इज सेट असाइड, इफ सेट असाइड द डिफरेंस बिटवीन पे टू विच ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड। तो इस पे को हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या रहेगा? बिल्कुल सब्सिस्टेंस अलावेंस नहीं है अग्निव जी, प्रिजम्पटिव पे है ना। ये पे जो हमको मिलता अगर हम काम करते, या फिर मान लीजिए एक्चुअली जो काम तो हम किए हैं या फिर जो भी किए हैं, तो जो हमको पे मिलना चाहिए था यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है, तो ये होता है प्रिजम्पटिव पे। ठीक है, यहाँ पे एज्यूम कर लिया जा रहा है कि अगर हमको ये, मतलब अगर पेनल्टी हमको नहीं दिया जाता, ये ऑर्डर अगर नहीं होता, तो जो हमको मिलता, तो ये मेरा हो गया प्रिजम्पटिव पे। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है आपका जो मतलब जो प्रिजम्पटिव पे है और जितना हमको एक्चुअल में दिया गया, इन दोनों के भीतर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमको पे कर दिया जाएगा। अब बोला जा रहा है अगर सेड ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया गया तो मान लिया जाएगा कि भाई दिस हैज बीन मेड फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार वो ऑर्डर किया गया, मतलब जिस दिन आपका मॉडिफाई का ऑर्डर आया तो मान लिया जाएगा कि नया ऑर्डर है और उसी डेट से, मतलब उसी टाइम से वो आपका इफेक्टिव रहेगा। पहले जो हो गया सो हो गया, वहां से इफेक्टिव रहेगा, मान लिया जाएगा कि नया इंस्टेंस है। यहाँ पे कोई प्रीवियस में जो ज़्यादा दिया गया कम दिया गया उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे डेट ऑफ मॉडिफिकेशन जो रहेगा वहां से हमारा मान लिया जाएगा कि ये फर्स्ट इंस्टेंस था, इसी प्रकार से इसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बात याद रखना है। 2 कंडीशन है, एक जहां पे ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया, प्रीवियस पेनल्टी का ऑर्डर, और दूसरा जहां पे पेनल्टी ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया। और यहाँ पे याद रखना कि बहुत सारा केसेस में ऐसा भी होता है, ये सेट असाइड जैसे दिए हैं तो हम लोग डिनोवो प्रोसीडिंग वगैरह के बारे में भी बोल सकते हैं। द पीरियड फ्रॉम imposing द पेनल्टी एंड सेटिंग इट असाइड, तो हमको पेनल्टी दिया गया था और उसको सेट असाइड किया गया, इन दौरान जो पीरियड था, मान लीजिए 1 जनवरी को पेनल्टी दिया गया और 1 जुलाई को हमको सेट असाइड कर दिया गया, तो ये बीच का जो मेरा पीरियड है 6 महीने का, तो बोला जा रहा है दिस शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीमेंट, है ना। हमको बोल दिया गया था कि भाई हमारा वो पीरियड जो है आपका काउंट नहीं होगा इंक्रीमेंट के लिए, या जो भी मान लीजिए 2 इंक्रीमेंट डाउन कर दिया था या जो भी कर दिया था। अब मान लीजिए सेट असाइड कर दिया कि भाई नहीं चलो उसको सारा के सारा मिलेगा। अब 1 जनवरी को ऑर्डर हुआ था कि मेरा नेक्स्ट इंक्रीमेंट या 1 इंक्रीमेंट जो है उसको हेल्ड कर दिया जाए, तो हमारा बाद में क्या हुआ, तो जुलाई में क्या हुआ, हमको ऑर्डर हो गया उसके भीतर कि भाई नहीं चलो इसको सेट असाइड कर दिया जाए। तो अगर यहाँ पे मेरा जो पीरियड रहेगा, या फिर मान लीजिए उस दौरान हमको ड्यूटी से निकाल दिया गया,
सपोज हमको सस्पेंशन कर दिया गया, या फिर मान लीजिए हमको जो भी दूसरा पेनल्टी दे दिया, सर्विस से रिमूव कर दिया, या जो भी है, तो हम यहाँ पे अगर ऐसा केसेस होता है जहाँ पे सेट असाइड हो जाता है, तो इस दौरान का जो पीरियड रहेगा जहाँ पे पेनल्टी इम्पोज किया गया और पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया गया, इसके भीतर का जो पीरियड रहेगा, दिस पीरियड शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीमेंट। इसको इंक्रीमेंट पर्पज से काउंट किया जाएगा। तो ये बात एक याद रखना है, यही तीन चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे खाली कहानी ही बताया हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। वेयर एन ऑर्डर ऑफ पेनल्टी और विथ होल्डिंग द इंक्रीमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ हिज रिडक्शन टू लोअर स्टेज ग्रेड पोस्ट पे स्केल, ये सारा जो ऑर्डर था इसको सेट असाइड किया गया, मॉडिफाई किया गया बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो ये तो हमारा कहानी था। अब वो अगर होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो हमारा यहाँ पे बताया गया। तो ये दो ऑप्शन, सेट असाइड वाला, मॉडिफाई वाला। सेट असाइड हो गया तो पूरा पे जो है, मतलब प्रिजम्पटिव माइनस जो दिया गया, ये पे मिल जाएगा। मॉडिफाई हुआ तो जहाँ से मॉडिफाई हुआ वहाँ से मान लिया जाएगा कि नया ऑर्डर हुआ है, फर्स्ट इंस्टेंस इशू हुआ है, तो ये हो गया। और दूसरा केस में हम लोग देखें पेनल्टी इम्पोज और पेनल्टी सेटिंग असाइड, इन दोनों का भीतर का जो पीरियड है, दिस शैल बी काउंट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीमेंट। दो आपका FR 29 के ए में ये बात हमारा बताया गया, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग FR 31A, जहां पे बताया गया अबाउट एरोनियस ऑर्डर ऑफ प्रमोशन और अपॉइंटमेंट, है ना। एरोनियस ऑर्डर ऑफ प्रमोशन ऑफ अपॉइंटमेंट, कोई प्रमोशन का ऑर्डर जो है वो गलत हो गया था या अपॉइंटमेंट गलत हो गया, तो बोला गया इस बावजूद, इस मामले में, इस संदर्भ में प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर रहेगा उसी का पालन किया जाएगा। द पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हुज प्रमोशन और अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट इज फाउंड टू बी और हैव बीन एरोनियस, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका प्रमोशन हुआ और आपका अपॉइंटमेंट हुआ किसी पर्टिकुलर पोस्ट में, और पे वगैरह जो है उसको क्या हुआ, गलत फिक्स कर दिया गया, कुछ गलती वहां पे हो गया, है ना, एरोनियस आपका हो गया, तो वहां पे बोला जा रहा है दिस शैल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशूड बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो जनरल या स्पेशल ऑर्डर इशू किया जाएगा उसी को फॉलो यहाँ पे किया जाएगा। तो द पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हुज प्रमोशन और अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट इज फाउंड टू बी और हैव बीन एरोनियस shall be regulated in accordance with general और special order issued by president। सवाल कैसे पूछ सकता है, तो सवाल आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि मान लीजिए द पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट उस प्रमोशन और अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट इज फाउंड टू बी एरोनियस shall be regulated in accordance with ऑप्शन ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशूड बाय प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन इशूड बाय मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, या जो भी है इस प्रकार से आपका कुछ पूछ सकता है, या फिर मान लीजिए डीजी पोस्ट कंपिटेंट अथॉरिटी। तो हमको यहाँ पे याद रखना है प्रेसिडेंट का जनरल और स्पेशल ऑर्डर जो रहेगा उसी के द्वारा इसको गवर्न किया जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं FR 35। यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम पे पूछेगा, 2 नंबर लिख लीजिए, ये 2 नंबर 100% सवाल यहाँ से आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। FR 35, ठीक है। FR 35 में क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स द पे ऑफ एन ऑफिशिएटिंग गवर्नमेंट सर्वेंट एट एन अमाउंट लेस देन द एडमिसिबल अंडर दिस रूल। तो FR 35 हमको क्या बताता है अबाउट ऑफिशिएटिंग पे, किसी को ऑफिशिएटिंग कोई कर रहा है उसको कितना पैसा, कितना सैलरी दिया जाएगा, तो है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फिक्स कर सकता है ऑफिशिएटिंग गवर्नमेंट सर्वेंट को कितना अमाउंट देना है, तो बोला जा रहा है इससे कम दे सकते हैं, लेस देन द एडमिसिबल अमाउंट, इससे कम तो आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना है, तो ये हमको फिक्स करना है। तो कितना दिया जाता है मैक्सिमम, तो बोला जा रहा है 12.5% ऑफ द बेसिक पे, 12.5% ऑफ द बेसिक पे और 6,700 पर मंथ मैक्सिमम, है ना। तो ये हमको याद रखना है, बेसिक पे का कितना परसेंट, 12.5%, और मैक्सिमम आपका कितना हो जाता है, तो मैक्सिमम हो जाएगा 6,700। तो किसी का मान लीजिए 12.5% करने पे आता है 6,500, तो हम उसको 6,500 देंगे, या कौन सा वाला अनुराग बोल रहे थे, प्लीज रिपीट, अनुराग जी कौन सा वाला रूल नंबर एक बार बता दीजिए, तो हम उसको दोबारा बताएंगे आपको। बिल्कुल, तो 6,500 यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला बता दीजिए, सेट असाइड मॉडिफाइड ना। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें, 29 के ए में बताया गया है
अगर ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि डीपीएस आपका जो पोस्टल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने ऑर्डर दे दिया पर्टिकुलर किसी का, मान लीजिए कुछ भी कोई भी ऑर्डर दे दिया डिसिप्लिनरी में, एक से के भीतर 1 से लेके 9 के भीतर जितना सारा पेनल्टी है उसके भीतर कोई भी पेनल्टी हमारा दे दिया कि इंक्रीमेंट हो, रिकवरी फ्रॉम पे हो, या जो भी हमारा पेनल्टी हमको दे दिया, और उस पेनल्टी को क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया गया। हमने क्या किया, अपील किए थे, डीपीएस ने उसको सेट असाइड कर दिया। अब मान लीजिए हमको क्या हुआ, पे में कोई लॉस हुआ, हमारा इंक्रीमेंट रोक दिया था, लोअर टाइम स्केल में भेज दिया था। मान लीजिए हम है 55,200 में, हमको भेज दिया 44,900 में, है ना, तो हमारा क्या हुआ, कुछ लॉस हुआ, तो हमको 55,200 के बदले हम 44,900 में गए, और सर्टेन पीरियड तक हम 44,900 के ऊपर ही हमको सैलरी वगैरह जो है मिलते रह गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इसको सेट असाइड कर दिया गया। तो बोला जा रहा है अगर सेट असाइड कर दिया जाता है मतलब हमको वो 44,900 के आधार पे नहीं 55,200 के आधार पे मिलना चाहिए था। अब मान लीजिए 44,900 के आधार पे करते हैं तो हमको 60,000 सैलरी होता है, और यहाँ पे हम करते हैं तो मान लीजिए हमारा 70,000 होता है। तो बोला जा रहा है 60,000 और 70,000 इसके भीतर डिफरेंस कितना है, 10,000 है। तो बोला जा रहा है भैया ये 10,000 रुपये करके इसको दे दो, है ना। तो ये डिफरेंस बिटवीन पे जो है ये हमको क्या करना है, उनको दे देना है। ये गया कौन सा केस में, जब सेट असाइड कर दिया गया। अब बोला जा रहा है अगर मॉडिफाई कर दिया जा रहा है, मान लीजिए हमारा पार्टिकुलर क्या कर दिया गया था कि हमको क्या कर दिया था, 3 स्टेज डाउन कर दिया था, ठीक है, हमको 3 स्टेज डाउन कर दिया था, 55,500 में हम थे। चलिए कितना आता है पे स्केल में आपका, कहाँ पे है, एक बार हम लोग पे स्केल निकाल लेते हैं तो आपका और ज़्यादा दे। हाँ, मान लीजिए कि अभी हम सपोज हम 55,200 में है, ठीक है, हमको क्या कर दिया, उन्होंने 52,000 पे भेज दिया, ठीक है, और 52,000 पे भेज दिया तो हमको 52,000 का मिल रहा था, 2 महीना 3 महीना 4 महीना मिला। अब हमने क्या कर दिया, अपील कर दिया। अब जब हम अपील कर दिए तो अपील में एपलेट अथॉरिटी ने बोला कि नहीं इसको 2 स्टेज मत डाउन करो, इसको एक ही स्टेज डाउन करो। तो हमको क्या कर दिया, 55,200 से 52,000 के बदले 53,600 में भेज दिया गया। जब हम 53,600 में भेज दिया गया तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लेगा, यहाँ पे देखिए हमको सेट असाइड नहीं किया, यहाँ पे सेट असाइड नहीं किया, यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया गया। तो बोला जा रहा है यहाँ पे मान लो कि भाई फर्स्ट इंस्टेंस में ये हुआ है, और जब ये ऑर्डर हुआ तो हमको क्या होगा, 53,600 के ऊपर ही सारा पे वगैरह जो है वो मिलते रहेगा। तो ये हुआ मॉडिफाइड का केस, जहाँ पे पेनल्टी तो है बट रिवाइज्ड पेनल्टी है। तो अगर रिवाइज्ड पेनल्टी है तो वहाँ पे डेट ऑफ जो भी ऑर्डर वगैरह रहेगा या डेट ऑफ इफेक्ट जो भी दिया जाएगा वहाँ से वो आपका लागू रहेगा। क्लियर है। देखिए अब ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्डर में आपका क्या बोला जा रहा है ना, कि कब से ये लागू रहेगा। नॉर्मली रेट्रोस्पेक्टिव आपका नहीं देते हैं, ज़्यादातर केस में आपका आगे से ही डेट ये करते हैं, आइदर डेट ऑफ इफेक्ट देते हैं या डेट ऑफ उसके बाद से देते हैं, ठीक है। नॉर्मल केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव नहीं दिया जाता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब आते हैं एफआर 36 एक्टिंग प्रमोशन, ठीक है। एफआर 36 क्या बोल रहा है, एक्टिंग प्रमोशन। ये क्या चीज़ है, कौन सा, मतलब ऐसा ऐसा टर्म का यूज़ किया है ना कि हमको तो कल जब पढ़ाई कर रहे थे 2 गो दांत मेरा टूट गया। बचपन में एक्चुअली थोड़ा दांत में इशू था, तो ये पढ़ते पढ़ते हमारा 2 गो दांत ही टूट गया। बोले कि भाई कहाँ कहाँ से ये शब्द वब्द लाते हैं। अब सोचिए उस टाइम के लोग भी सब खतरनाक थे। चलिए तो एक्टिंग प्रमोशन क्या है, जितना गंभीर इनका नाम है उतना गंभीर चीज़ है नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखिए आपका एफआर 9 का 6 का बी, एफआर 9 का 6 का बी ये क्या बताता था, ये हमको बताता था कि कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग कर रहा है इंडिया के भीतर, कोई कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर कोई ट्रेनिंग कर रहा है इंडिया के भीतर, तो वहाँ पे उनका ड्यूटी ट्रीट किया जाता था। हम लोग देखे हुए थे ना कि कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग इन इंडिया दिस शैल बी ट्रीटेड इन ड्यूटी, है ना। 9 के 6 में ड्यूटी बताया गया था, जिसके भीतर 9 के 6 के बी में ये बात बताया गया था कि कोई कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग कर रहा है इंडिया के भीतर तो ड्यूटी ट्रीट होगा। और दूसरा केस क्या बोला गया, कोई भी स्कूल मतलब कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जाके जॉब दिया और उसको बोला कि भाई तुम्हारा ये कोर्स जब खत्म हो जाएगा तो तुम सीधा आके इंडिया पोस्ट में ज्वाइन कर जाना,
है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स, कोई पर्टिकुलर कोर्स जो कर रहा है जिसका सक्सेसफुल कंप्लीशन अगर हो जाएगा तो वो ड्यूटी को एज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट पीरियड रहता है फ्रॉम सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स एंड एजम्पशन ऑफ ड्यूटी, इस पीरियड जो रहता है, इसके भीतर का जो इंटरमीडिएट पीरियड रहता है उस पीरियड को भी ड्यूटी ट्रीट किया जाता है। अंडर रूल 9(6)(b), 9 के 6 के बी में उसको ड्यूटी ट्रीट किया जाता है। तो बोला जरा ऐसा केसेस अगर होता है कि कोई कोर्स कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा है इंडिया में, या फिर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद, कोर्स के बाद ड्यूटी एज्यूम किया और उस पीरियड को ड्यूटी ट्रीट किया गया, तो बोला जरा इसको सर्टेन टाइम के भीतर आफ्टर सब्जेक्ट टू कंडीशन, सर्टेन कंडीशन, इनको जो प्रमोशन दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में मान लीजिए काम किया नहीं, 2 साल 3 साल कोर्स पढ़ाई लिखाई किया और उसके बाद डिपार्टमेंट का मान लिया गया कि वो ड्यूटी था, तो एक्चुअल में तो काम किया नहीं पर फिर भी उसको प्रमोशन दे रहे हैं, तो ये प्रमोशन को हम लोग बोलते हैं एक्टिंग प्रमोशन। ठीक है, इस प्रमोशन को हम एक्टिंग प्रमोशन बोलते हैं। तो वही बात बताया गया, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू जनरल और स्पेशल ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशू किया जा सकता है, जिसमें वो क्या करेगा, इन सब लोगों को 9 के 6 के बी के भीतर जो आ रहा है इन लोगों को एक्टिंग प्रमोशन दे सकता है। कैसे रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा, तो ये जनरल और स्पेशल ऑर्डर जो रहेगा उसमें बताया जाएगा कि सर्टेन कंडीशन रहेगा, ये अगर फुलफिल हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, एक्टिंग प्रमोशन दे देंगे। क्लियर हुआ, 9 के 6 के बी में जो है उसी के आधार पे दिया जाता है एक्टिंग प्रमोशन। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे। एफआर 37 में हमारा बताया गया था पर्सनल पे। अच्छा, पर्सनल पे का डेफिनेशन कहाँ पे बताया गया था, कोई हमको बताइए, पर्सनल पे को कहाँ पे डिफाइन किया गया था, किसी को याद है, पर्सनल पे को कहाँ पे डिफाइन किया गया था? फटाफट से बताइए। बिल्कुल, चलिए सीताराम जी ने जवाब दिया, बाकी और किसी ने जवाब नहीं दिया, तो सीताराम जी सही जवाब दिए या गलत जवाब दिए, बताइए तो। पर्सनल पे, पर्सनल पे एफआर 9 के 23 में था, बिल्कुल एफआर 9 के 23 में था, वेरी गुड। तो एफआर 9 के 23 में पर्सनल पे को डिफाइन किया गया था और सर्टेन जो चीज़ वहीं पे देखे थे ऑलमोस्ट सेम बात यहाँ पे भी आपका बताया गया। क्या बोला जा रहा है, एक्सेप्ट व्हेन एन अथॉरिटी सैंक्शनिंग इट ऑर्डर, अदरवाइज नॉर्मली अगर जो हमारा अथॉरिटी पर्सनल पे दे रहा है अगर वो अलग अलग से सैंक्शन नहीं किया, अलग से कोई ऑर्डर इशू नहीं किया, तो वहां पे क्या होगा, पर्सनल पे शैल बी रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट बाय विच द रेसिपिएंट्स पे मे बी इंक्रीज्ड and shall cease as soon as his pay increased by an amount equal to the personal pay। क्या क्या बताता है, समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल हम लोग एक ले लेते हैं, तो हम लोग जो एग्जाम्पल आपका लिए हुए थे, कहाँ गया, हाँ हम लोग जैसे देखे हुए थे, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 55,200 था, है ना। अब मान लीजिए मैं 55,200 में हूँ, अब यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं 44,900 को, तो 55,200 से 44,900 को माइनस करने पे कितना होता है, कोई हमको बताइए। यहाँ से अगर हम माइनस कर देते हैं 55,200 से माइनस करते हैं 44,900, कितना आ गया, 10,300, है ना, 10,300। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो 44,900 पे मैं आ गया, आने के बाद हमको पर्सनल पे फर्स्ट जब हमको मिलेगा तो हमको कितना मिलेगा, 10,300 करके मिलेगा। अब सर्टेन पीरियड के बाद, मान लीजिए 6 महीना 1 साल बाद हमको एक पहला इंक्रीमेंट मिलेगा, तो जब हमको पहला इंक्रीमेंट मिलेगा तो 44,900 से हम कहाँ पे पहुँचेंगे, 44,900 मेरा अगर था तो 44,900 से मान लीजिए हम पहुँच गए कहाँ पे, 44,900 से हम पहुँच गए 46,200 में, है ना। तो यहाँ पे मेरा सर्टेन अमाउंट हाइक हुआ, तो यहाँ पे आप फिर से माइनस करिए, यहाँ पे फिर से माइनस करिए 55,200 से 46,200, तो यहाँ पे मेरा पर्सनल पे कितना हो जाए, यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस हो गया 9,000। तो यहाँ पे जब एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा उसके बाद हमको 9,000 करके मिलेगा, 10,300 करके नहीं मिलेगा,
ठीक है, क्योंकि मेरा जो पे था जहां से हमको यहाँ पे भेजा गया उसमें था 55,200, ठीक है, तो हमको ये प्रोटेक्ट करेगा। तो ये अमाउंट का जो अंतर है, तो यहाँ पे 46,200 में आए तो मेरा 9,000 आया। अब 46,200 से मान लीजिए मेरा और बढ़ा 47,600, तो मेरा और थोड़ा सा घट जाएगा, मान लीजिए 7,500 हो गया, है ना। इसके बाद मान लीजिए 7,500 हो गया, फिर मान लीजिए और कुछ कम हुआ। ऐसा करते करते जब मेरा ये डिफरेंस जो है नील हो जाएगा, तब मेरा जो ये अमाउंट है जो पर्सनल पे दिया जा रहा था वो सीज हो जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला कि कैसे ये वाला कैलकुलेशन होता है? चलिए आगे आते हैं। हाँ, आगे बोला जा रहा है पे ऑफ टेम्पोररी पोस्ट टू बी फिल्ड बाय अदर देन गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। कोई टेम्पोररी पोस्ट है, अब उस टेम्पोररी पोस्ट को हमको कैसे फिलअप करना है, तो बोला कि यू हैव टू फिल इट विथ अदर देन गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं लगाना है, किसी दूसरे से ये पोस्ट को भरो और इसका काम चलाओ, ठीक है। टेम्पोररी पोस्ट का डेफिनेशन हम लोग पहले देखे हुए थे। तो बोला जी व्हेन ए टेम्पोररी पोस्ट इज क्रिएटेड which may have to be filled by a person not already in government service, the pay of the post shall be fixed with reference to the minimum that is necessary to secure the service of a person capable of discharging the duty efficiently। तो कोई पर्टिकुलर पोस्ट हम बनाए हैं, टेम्पोररी पोस्ट बनाया गया और उसको हमको भरना है कहाँ से, तो ऐसा पर्सन से भरना है जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे हमको देखना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आउटसाइडर जो उस ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, एफिशिएंटली डिस्चार्ज करने के लिए कितना पैसा उनको देना है, कितना पेमेंट उनको करने पे वो आपका एफिशिएंटली डिस्चार्ज कर देगा, है ना। मिनिमम कितना अमाउंट, तो मिनिमम जितना देने पे कोई आपका उस ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है वो अमाउंट को फिक्स कर दिया जाएगा उस टेम्पोररी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो कोई आपका ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो एफिशिएंटली उस ड्यूटी को डिस्चार्ज कर सकता है ना, बहुत अच्छा नहीं चाहिए बट एफिशिएंटली वो कर सकता है, तो वो ड्यूटी अगर करने के लिए जितना अमाउंट लेता, तो वो अमाउंट के लिए मिनिमम अमाउंट, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है ए, कोई एक व्यक्ति है ए जो उस ड्यूटी को डिस्चार्ज कर सकता है, कोई एक व्यक्ति है बी जो भी एफिशिएंटली उस ड्यूटी को डिस्चार्ज कर सकता है। अब मान लीजिए ये आपका 15,000 में ही काम कर देता है, ए जो है ये 15,000 में काम कर देता है और बी जो है ये 16,000 में वो काम करता है। तो यहाँ पे हमको दो ऑप्शन मिला ए और बी, जो ए हमारा 15,000 में काम करता है, बी जो है 16,000 में काम करता है, दोनों एफिशिएंटली काम करता है। तो हमने ये सर्वे किया और पाया एफिशिएंटली डिस्चार्ज मिनिमम 15,000 में कोई व्यक्ति उस पोस्ट का कर सकता है, उस ड्यूटी का कर सकता है। तो यहाँ पे हम पे कितना फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे उनका पे फिक्स हो जाएगा 15,000, है ना, क्योंकि इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 15,000 वाला है, तो मिनिमम वाला ही हमको यहाँ पे फिक्स करना रहेगा। तो ये बात हमारा बताया गया कहाँ पे, 39 में बताया गया है। आगे आते हैं FR 40। FR 40 में क्या बताया गया, तो बोला जी पे ऑफ ए टेम्पोररी पोस्ट टू बी फिल्ड बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट। टेम्पोररी पोस्ट जिसको फिलअप करेंगे कैसे, तो फिलअप करेंगे हम गवर्नमेंट सर्वेंट से, किसी दूसरे से नहीं, इसको गवर्नमेंट सर्वेंट के भीतर से ही फिलअप करेंगे, दूसरे से नहीं, ठीक है। तो बोला जी यहाँ पे जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पे को फिक्स करेगा तो कुछ चीज को, दो क्राइटेरिया यहाँ पे बोला गया, इन दो चीज के ऊपर उनको ध्यान देना है और उसी के आधार पे का फिक्सेशन उस पोस्ट के लिए करना है, ठीक है। तो क्या बोला गया, नंबर 1 है कैरेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। जिस काम को हमको करना है वो किस प्रकार का है, कौन सा कैरेक्टर उसका है, क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये दिमाग में रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर बोला गया एग्जिस्टिंग पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट सपोज टू बी सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट। इस पोस्ट में काम करने के लिए जिस गवर्नमेंट सर्वेंट को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब जिसके भीतर से लाके हम यहाँ पे एम्प्लॉय करना चाहते हैं, उनका एग्जिस्टिंग पे कितना है, तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखना है और उसका पे जो है उसको फिक्स करना है, ठीक है। तो ये गया FR 40, ठीक है। यहां तक मेरा चैप्टर 4 जो है वो खत्म होता है और आगे हमारा आ जाएगा चैप्टर 5, ठीक है। तो चैप्टर 5 में थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट किए हुए हैं, तो हल्का सा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1-2 पॉइंट है जो उसके बाद हम लोग
एक बार कंप्लीट जो है उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक ही हम लोग रिवाइज कर ले, बताइए यहाँ तक हम लोग रिवाइज कर ले या फिर आगे थोड़ा सा और देख ले? एक बार पब्लिक चैट में बताइए, दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा ये नहीं हो रहा है ना? चलिए, तो आपका मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस है, पर ज़्यादातर हम देख रहे हैं आपका डिवाइस के लिए ही ये कर रहे हैं। चलिए अनुराग जी, चलिए अभी यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे और 2 पेज हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग रिवाइज कर लेंगे। जहाँ तक हम इसमें नोट किए हुए हैं उतना आपको बता देते हैं। मोटा मोटी हम एक टारगेट करके रखे थे, तो वहाँ तक हम लोग ख़त्म कर लेते हैं और 2 पेज इसमें है। ठीक है, चलिए, तो FR44 जो है ये बताता है हमको कंपेंसेटरी अलाउंस के बारे में। FR44 क्या बताता है? FR44 जो है ये हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है अबाउट कंपेंसेटरी अलाउंस। ठीक है, कंपेंसेटरी अलाउंस के बारे में FR44 हमको बताता है। क्या बोला जा रहा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट सच अलाउंस टू गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर इन कंट्रोल। तो कंपेंसेटरी अलाउंस कौन सैंक्शन करता है, कौन ग्रांट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये ग्रांट कर सकता है। किसके लिए? जो गवर्नमेंट सर्वेंट उनके जुरिस्डिक्शन में, उनके अंडर में काम करता है, उन लोगों के लिए कंपेंसेटरी अलाउंस जो है इसको आपका वो दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग देयर अमाउंट्स एंड कंडीशन। तो कितना हमको कंपेंसेटरी अलाउंस मिलेगा और कौन कौन सा कंडीशन में मिलेगा, इसके लिए रूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोला गया? दिस शुड नॉट बी ए सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द रेसिपिएंट। तो जिनको हम ये बेनिफिट दे रहे हैं, कंपेंसेटरी अलाउंस जिनको हम दे रहे हैं, तो ये उनके लिए बेनिफिट मतलब प्रॉफिट का काम नहीं होना चाहिए। मतलब जितना उन्होंने स्पेंड किया, जितना उन्होंने खर्चा किया, वही चीज़ जो है उनको मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो सोर्स ऑफ मतलब प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जितना उन्होंने, नो लॉस नो प्रॉफिट आप बोल सकते हैं, जितना उन्होंने दिया उतना उनको मिल जाए, पर उससे ज़्यादा उनको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये FR44 में बताया गया। फिर FR45 हम लोग अगले दिन ही इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें और थोड़ा सा बहुत सारा चीज़ है। तो अगले क्लास हम लोग जो रहेंगे उसी में आपका बाकी 2-3 चैप्टर उसी में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 45 ये सारा आपका रिलेटेड है। ठीक है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन रिलेटेड ही है, तो ये वाला थोड़ा लंबा ही रहेगा हम लोगों का। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, इसके बाद बाकी वाला पोर्शन जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके पहले हम लोग जो जो किए हुए थे उसके भीतर अगर किसी का कुछ डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज एक काम करते हैं, अभी अभी हम आप लोगों से थोड़ा पूछ लेते हैं और एक बार शुरू से लेके 74 पेज तक हम लोग जो डिस्कस किए थे इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी आपका रिवाइज करना रहेगा, क्योंकि भूल जाना बहुत आसान है। पढ़ते हैं जब हम तब तो लगता है कि सारा चीज़ याद है, बट उसके बाद हम लोग सारा चीज़ भूल जाते हैं, है ना? चलिए, लियन सस्पेंड कब कब होता है? तो आप बोल सकते हैं, जैसे अगर आप प्रिसाइजली रीजन बताना चाहते हैं तो बेसिकली एक मान लीजिए टर्मिनेशन हो गया, है ना? तो टर्मिनेशन अगर किसी का हो जाता है तो लियन आपका सस्पेंड हो जाएगा। फिर मान लीजिए किसी दूसरे पोस्ट में, किसी दूसरे पोस्ट में उनको परमानेंट लियन मिल गया, तो जब किसी दूसरे पोस्ट में उसको परमानेंट लियन मिल जाएगा तब आपका सस्पेंड हो जाएगा। तीसरा केस आप बोल सकते हैं, अगर किसी को एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह है उसमें एब्जॉर्प्शन हो गया, तो एब्जॉर्प्शन के आधार पे भी आपका लियन जो है वो आपका सस्पेंड हो जाता है। ठीक है रवि जी, चलिए अब फटाफट से आपको जवाब देना है पब्लिक चैट में। ठीक है, FRSR जो है रेगुलेटेड होता है कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा? FRSR जो है ये रेगुलेटेड होता है कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा? बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा इसको आपका रेगुलेट किया जाता है। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट कौन सा है? DOPT है, बढ़िया है। अच्छा चलिए बताइए आप, फंडामेंटल रूल्स टोटल पार्ट 1 में कितना रूल्स है?
पार्ट 1 में टोटल कितना रूल्स है, 8 रूल कहाँ से आ रहा है, पार्ट 1 में कितना रूल्स हम पूछे हैं, 130 है ना, टोटल 130 रूल्स है। चैप्टर कितना है बताइए, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितना है, बिल्कुल 10 नहीं है, 13 है ना, टोटल 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर सर दिया। चलिए एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में कहाँ पे बताया गया, कौन सा चैप्टर में, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में चैप्टर 1 में बताया गया। इसके भीतर टोटल कितना एफर था मेरा, एफर 1 से लेके 18 तक था, है ना, एफर 1 से लेके 18 तक था। अच्छा डेफिनेशन को कौन सा चैप्टर में बताया गया, डेफिनेशन कौन सा चैप्टर में बताया गया था, 1 से 18 नहीं था, 1 से 8 था वो, डेफिनेशन था चैप्टर 2, चैप्टर 2। और डेफिनेशन जो है कौन सा एफआर में है, कौन सा एफआर में बताया गया, डेफिनेशन जो है एफआर 9 में बताया गया, ठीक है, डेफिनेशन जो है एफआर 9 में बताया गया। फिर आता है आपका जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस, जिसको हमारा चैप्टर 3 में बताया गया था। पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि चैप्टर कौन सा चैप्टर में आपका पे के बारे में बताया गया, कौन सा चैप्टर में पे के बारे में बताया गया, तो चैप्टर 4 जो है उसमें हमारा पे के बारे में बताया गया है। चलिए बढ़िया है, आगे आते हैं हम लोग। अच्छा लीव रूल कौन सा एफआर में बताया गया है, लीव रूल जो है कौन सा एफआर में, एफआर के कौन से पार्ट में लीव रूल के बारे में बताया गया, तो एफआर पार्ट 3 में आपका इसके बारे में बताया गया। ज्वाइनिंग टाइम रूल जो है इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, अपेंडिक्स, ज्वाइनिंग टाइम रूल के बारे में, ज्वाइनिंग टाइम के बारे में एफआर 10 में आपका बताया गया। बढ़िया है, एफआर आपका कब लागू हुआ बताइए फटाफट से, एफआर लागू कब से हुआ, 1/1/22 से, है ना, 1/1/1922 से आपका ये लागू हुआ। चलिए बढ़िया है। अच्छा किसी का पेमेंट जो है वो आपका डिफेंस एस्टीमेट से किया जाता है, किसी का पेमेंट जो है उसको डिफेंस एस्टीमेट से किया जाता है, और वो व्यक्ति जो है ना रिसेंटली आपका टेम्पोररी ट्रांसफर हुआ था, टेम्पोररी ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम सिविलियन, सिविलियन से टेम्पोररी ट्रांसफर उसका हुआ था, क्या उसको आपका एफआर सर उसके ऊपर एफआर उसके ऊपर लागू होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ये फंडामेंटल रूल्स जो है उसके ऊपर लागू होगा। पर्सनल ऑफ डिफेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट इसके ऊपर लागू होगा या नहीं, डिफेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर लागू होगा कि नहीं, इसके ऊपर भी लागू होगा। नो किसने बोला, नो किसने बोला, देखते हैं सत्येंद्र जी, है ना, पर्सनल ऑफ डिफेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, देखिए अकाउंट वाला जो रहता है ना उसको सिविलियन माना जाता है, सिविलियन इन डिफेंस, जिस कारण से उसके ऊपर भी ये लागू होता है। चलिए एफआर 3 हमको बताता है कि ये रूल किसके ऊपर लागू नहीं होगा, वो क्या बताता है बताइए, वो क्या बताता है, किसके किसके ऊपर लागू नहीं होगा, रेल के ऊपर पिटाई खाएगा अरूप और रवि जी। देखिए रेल जो है उसका पेमेंट सिविल एस्टीमेट से होता है, रेल का पेमेंट भी सिविल एस्टीमेट से ही होगा, जिस कारण से रेल के ऊपर भी ये लागू होगा। आर्मी और मेरीन, आर्मी और नेवी के ऊपर ये लागू नहीं होगा, याद रहेगा। देखिए ये सवाल ना एग्जाम पे पूछेगा रेलवे के ऊपर लागू है या नहीं, तो आपको याद रखना है रेलवे के ऊपर भी ये लागू रहेगा, आर्मी नेवी के ऊपर ये लागू नहीं होगा, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए, किसी को अगर अनड्यू हार्डशिप होता है तो क्या यहाँ पे रिलैक्सेशन कोई ऑप्शन है, अगर होगा तो किसके साथ कंकरेंस चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए किसके साथ कंकरेंस चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के साथ हमारा कंकरेंस चाहिए। अच्छा पावर ऑफ डेलीगेशन, पावर ऑफ डेलीगेशन हम कर सकते हैं, कौन सा पावर को हम डेलीगेट कर सकते हैं, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में डेलीगेट ऑल पावर एज इट मे थिंक फिट, कौन सा रूल में बताया गया, ऑप्शन ए एफआर 6, ऑप्शन बी एफआर 7, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट में डेलीगेट ऑल पावर एज इट में थिंक फिट, सी नहीं है, सी नहीं है, ठीक है, ए है, क्यों, एफआर 7 हमको बताता है पावर शैल बी डेलीगेटेड और एक्सरसाइज्ड विथ कंसल्टेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, है ना, तो उसको करना है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के साथ कंकरेंस में। पर ये एफआर 6 प्रिसाइजली बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डेलीगेट ऑल पावर एज इट में थिंक फिट, है ना, तो वो आपका 6 में ही आपका बताया गया था। और इसके भीतर एक्सेप्शन क्या क्या था, पावर टू मेक रूल्स और सर्टेन 6 9 9 का 6 बी, 9 का 6 का बी, अच्छा 9 का 6 का बी, 44 44 ए बी सी, 83 121 और 127 ये सब आपका अलग से बताया गया था। अच्छा इंटरप्रिटेशन का पावर किसके पास है,
और कौन सा रूल में बताया गया था? इंटरप्रिटेशन के पावर प्रेसिडेंट के पास है, रूल 8 में आपका बताया गया था। अच्छा, एक्ट का मतलब क्या है? एक्ट का मतलब क्या है बताइए? एक्ट का मतलब क्या है? एक्ट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आर्टिकल 239 है, प्रेसिडेंट के द्वारा उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। आर्टिकल भी याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन का 239। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, आगे आते हैं कंपेंसेटरी अलाउंस। कंपेंसेटरी अलाउंस में कुछ एग्जांपल हम लोग देखे थे, कोई बताइएगा इसके भीतर क्या क्या इंक्लूडेड होता है? कंपेंसेटरी अलाउंस के भीतर टीए आता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आता है और आपका हाउस रेंट अलाउंस आता है। अच्छा, ये ट्रैवलिंग अलाउंस जो है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है, इन दोनों में अंतर क्या है? कोई बताइएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इन दोनों में अंतर क्या है? तो मतलब मान लीजिए, चलिए हमको आसान भाषा में समझाइए। आप ऑफिस जाते हैं, रोज दिन आप ऑफिस करने के लिए जाते हैं, तो ऑफिस ड्यूटी करने के लिए जाने के लिए हमको जो अलाउंस मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। और अगर आप कभी ट्रैवल करते हैं, कहीं पे भी दूसरे जगह पे जाते हैं, कोई भी ऑफिस का ड्यूटी के लिए ही मान लीजिए, जैसे आप टूर में हैं या फिर कोई ट्रैवल कर रहे हैं ना ऑफिस ड्यूटी के लिए, कोई टूर में, जैसे आपका मान लीजिए कुछ दिन पहले देख रहे थे कि मैसूर में कुछ लोग ट्रेनिंग में गए हैं IT 2.0 के लिए, है ना। तो वहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो उसके लिए हमको जो क्लेम करेंगे वो क्या करेंगे? हम वहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो क्लेम करेंगे, है ना। चलिए, तो ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस जो है ये आ जाता है किसके भीतर? कंपेंसेटरी अलाउंस के भीतर। अच्छा, सैंक्चुअरी अलाउंस जो है, वेदर दिस इज इंक्लूडेड, वेदर दिस इज इंक्लूडेड इन कंपेंसेटरी अलाउंस और नॉट, ये जो है आपका इंक्लूडेड नहीं है। फ्री पैसेज बाय सी, फ्री पैसेज बाय सी और फ्रॉम अदर प्लेस टू एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया और आउटसाइड इंडिया, या फॉरेन से इंडिया में आने के लिए आपका फ्री पैसेज दिया जाता है, तो ये भी आपका इंक्लूडेड नहीं है। देखिए, ये सैंक्चुअरी अलाउंस और फ्री पैसेज वाला 100% सवाल में पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए, ड्यूटी को कहाँ पे डिफाइन किया गया बताइए फटाफट से, ड्यूटी को कहाँ पे डिफाइन किया गया? ड्यूटी को कहाँ पे डिफाइन किया गया? 9(6) में ड्यूटी को डिफाइन किया गया। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। आगे आते हैं हम लोग, ये तो हम लोगों को याद है ही। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखे हुए थे ड्यूटी के भीतर 9(6) के ए में बताया गया, तो जहाँ पे बताया गया था प्रोबेशनर अप्रेंटिस के रूप में कोई काम कर रहा था, फॉलोड बाई कंफर्मेशन, वो ड्यूटी ट्रीट होगा। ज्वाइनिंग टाइम ड्यूटी ट्रीट होगा, ये 9(6) के ए में बताया गया था। और उसके बाद बी में अगर हम आते हैं तो वहाँ पे आपका कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेनिंग इन इंडिया और आपका इंटरवल बिटवीन सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ ए कोर्स एंड एजम्पशन ऑफ ड्यूटीज, ये आपका 9(6) के बी में बताया गया था, है ना, ये हम लोग देखे हुए थे पहले ही। चलिए, अच्छा, डिपार्टमेंटल एग्जाम विच इज ऑब्लिगेटरी इन नेचर, देने के लिए कोई जा रहा है, डे ऑफ एग्जाम एंड जर्नी पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी और नॉट, ये आपका ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। नॉट किसने बोला? नॉट किसने बोला? स्पेशल लीव किसी ने बोल दिया? देवेन जी, स्पेशल लीव कहाँ पे होगा? सीताराम जी आपने नो बोले हैं। देखिए, ऑब्लिगेटरी नेचर का अगर है तो वो आपका ड्यूटी ट्रीट होगा। अगर ऑब्लिगेटरी नेचर का है मतलब मैंडेटरी है तो ड्यूटी होगा, अगर मैंडेटरी नहीं है तो वो आपका स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल सीएल जो है उसमें से काटा जाएगा। हिंदी एग्जाम देने के लिए कोई जा रहा था, वो दिन ड्यूटी ट्रीट होगा या स्पेशल सीएल मिलेगा? वो दिन आपका ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। चलिए बढ़िया है। फर्स्ट हाफ में किसी का एग्जाम था, सेकेंड हाफ में अटेंड करना है या नहीं करना है? बिल्कुल बिल्कुल, डबल ए का एग्जाम दे रहा है कोई तो वो भी आपका स्पेशल सीएल लेके ही उसको जाना है ना। चलिए, अच्छा बताइए, कोई जगह पे ना रोड ब्लॉकेज हो गया, बाढ़ आ गया या फिर स्नोफॉल हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, तो वो आपका ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया, इन्फोर्स्ड हॉल्ट था, वेदर दिस इज ट्रीटेड एज ड्यूटी और नॉट, ये आपका ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। वेरी गुड। बताइए, कोई टेरिटोरियल आर्मी में गया था, है ना, टेरिटोरियल आर्मी में गया था सर्विस देने के लिए और वहां पे कुछ दिन उन्होंने सर्विस दिया, दिस विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी और नॉट,
ये भी आपका ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। बढ़िया है, बढ़िया है, ये सब आप लोग जानते हैं, पूछने का आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वेटिंग ऑन ज्वाइनिंग टाइम फ्रॉम लीव, कोई छुट्टी में गया और उसका ना अरेंजमेंट नहीं हो पाया है ना, तो वो आपका ड्यूटी ट्रीट करेंगे, वो भी आपका ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। ट्रेनिंग बिफोर अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग बिफोर अपॉइंटमेंट जो रहेगा, वेदर दिस इज ट्रीटेड एज ड्यूटी और नॉट, ये भी आपका ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा बताइए, फी, फी जो है ये रिकरिंग नेचर का होता है, नॉन रिकरिंग का नेचर का होता है, या फिर दोनों हो सकता है। फी जो है ये दोनों हो सकता है। अच्छा, ऑनरेरियम क्या होगा, ये दोनों होगा या नहीं? ऑनरेरियम क्या होगा? ऑनरेरियम भी आप नो, नो किसने बोला? इंदर्शी जी। ऑनरेरियम भी रिकरिंग नॉन रिकरिंग हो सकता है, फीस भी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग हो सकता है। दोनों में अंतर क्या है? फीस का पेमेंट कहाँ से होता है बताइए? कंसोलिडेटेड फंड से किसका पेमेंट होता है, फीस का या ऑनरेरियम का? कंसोलिडेटेड फंड से किसका पेमेंट होता है? कंसोलिडेटेड के बारे में आपका ऑनरेरियम का पेमेंट होता है ना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पेमेंट होता है आप उसका ऑनरेरियम के लिए होता है। अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से आपका फीस का पेमेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अच्छा, फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस के बारे में कहाँ पे बताया गया था, कौन सा रूल में, कौन सा एफआर में? 9(7) में आपका फॉरेन सर्विस के बारे में बताया गया था। और फॉरेन सर्विस का पेमेंट किसी कोई सर्विस में, कोई पोस्ट में आपका कंसोलिडेटेड फंड के बाहर से पेमेंट हो रहा है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड से पेमेंट हो रहा है, वेदर दिस में बी ट्रीटेड एज फॉरेन सर्विस और नॉट। कोई आपका गया है मान लीजिए भूटान में जॉब करने के लिए, और उसका पेमेंट जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है, हम क्या बोलेंगे? वेदर इज इन फॉरेन सर्विस और नॉट, वो आपका फॉरेन सर्विस में है या नहीं है? वो आपका फॉरेन सर्विस में नहीं है। जैसे हम दो दिन कल ही एक दोस्त से बात कर रहे थे, तो उनसे एक चर्चा हो रहा था, जैसे आपका यूनियन के जनरल सेक्रेटरी वगैरह रहते हैं, है ना, उनका जो पेमेंट होता है, उनका जो सैलरी होता है ना, वो भी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं होता है ना। जैसे RN पराशर सर एक थे कोई, तो जिसके बारे में बता रहे थे कि उनका जो सर्विस पीरियड था उसको आपका फॉरेन सर्विस ट्रीट किया गया हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ केसेस भी आपका आ सकता है। तो वो आपका क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट नहीं कर रहा है, भले ही वो इंडिया में है, उसका अगर पेमेंट जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग फॉरेन सर्विस ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा बताइए, ओवर टाइम पेमेंट किसी को किया जा रहा है, ओवर टाइम पे किसी को दिया जा रहा है, वेदर दिस कम्स अंडर ऑनरेरियम और नॉट। ओवर टाइम पेमेंट दिया जा रहा है किसी को, ये आपका ऑनरेरियम के भीतर आएगा या नहीं आएगा? तो बिल्कुल ये भी ऑनरेरियम के भीतर ही आ जाएगा। अच्छा, ऑनरेरियम रिलेटेड जो कंडीशन है उसको डिटेल किया गया कौन सा एफआर में बताइए? यहाँ पे तो हमको ऑनरेरियम के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लिए, 9 के 9 में हमारा ऑनरेरियम, ऑनरेरियम 9 के 9 में डिफाइन किया गया था, पर डिटेल्ड में कहाँ पे बताया गया, कौन सा एफआर? एफआर एकदम जो आपका डेडिकेटेड टू ऑनरेरियम है, जिसमें आपका ऑनरेरियम के बारे में डिटेल्स में चर्चा किया गया, कौन सा एफआर है? बिल्कुल, एफआर 56 जो है उसमें आपका ऑनरेरियम के बारे में डिटेल्स में चर्चा किया गया, जहाँ पे आपका एफआर 56A जो है वो आपका फ़ी बताता है, और एफआर 46A जो है वो फ़ी बताता है, और एफआर 46B में आपका ऑनरेरियम के बारे में आपका चर्चा किया गया है। ठीक है, 47 नहीं 46 में आपका बताया गया है। ठीक है, 47 में क्या बताया गया है? चलिए 47 तो बाद में आते हैं, एक बार देख लेते हैं 47। चलिए 47 में भी कुछ मैटर्स है ना, थोड़ा बहुत उसके उसमें भी आपका ऑनरेरियम के बारे में कुछ पोर्शन बताया गया है। अच्छा, लीव सैलरी लियन, हाँ चलिए, लियन को कहाँ पे डिफाइन किया गया एक बार बताइए फटाफट से, लियन को कहाँ पे डिफाइन किया गया था? 9 के 13 में आपका लियन के बारे में बताया गया था, है ना। अच्छा बताइए, लियन जो है रिटेन कितने दिन के लिए हो सकता है? कोई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गया, मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 2-3, बिल्कुल 2-3, नॉर्मली 2 साल, मैक्सिमम आपका एक्सेप्शनल केसेस में 3 साल।
है ना। अगर कोई फॉरेन सर्विस में मतलब कोई फॉरेन कंट्री में, कोई डेवलपिंग कंट्री जो है एशिया अफ्रीका वगैरह का डेवलपिंग कंट्री में कोई गया हुआ है तो कितने दिन के लिए रह सकता है, मैक्सिमम आपका 5 साल के लिए आपका हो सकता है ना। चलिए, लोकल फंड, मिलिट्री कमीशन ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर ये हम लोग देखे थे। अच्छा, मिनिस्ट्रियल सर्वेंट किसको बोला जाता है, मिनिस्ट्रियल सर्वेंट कोई मिनिस्टर का ड्यूटी करेगा या क्या करेगा, मिनिस्ट्रियल सर्वेंट किसको बोलेंगे, मिनिस्ट्रियल सर्वेंट जिसका जॉब है इंटर क्लरिकल उसको हम लोग मिनिस्ट्रियल सर्वेंट बोलेंगे। अच्छा, ओवरसीज पे किसको बोलेंगे, याद है ओवरसीज पे, ओवरसीज पे किसको बोलेंगे, जहां पे आउटसाइड इंडिया में, बिल्कुल जो सर्विस जो हम दे रहे हैं तो हम ऐसा किसी देश को सर्विस दे रहे हैं जो मेरा डोमिसाइल नहीं है ना। आई एम गिविंग माई सर्विस टू ए कंट्री विच इज़ नॉट माई डोमिसाइल, मेरा डोमिसाइल नहीं है, तो वो आपका ओवरसीज पे आपका हो जाएगा। अच्छा, पे को कहाँ पे डिफाइन किया गया था, पे को कहाँ पे आपका डिफाइन किया गया था, 9 के 21 के ए में, बिल्कुल 9 के 21 के ए में आपका पे को डिफाइन किया गया है ना। और उसके भीतर 9 के 21 के ए के 1 में बताया गया बेसिक पे के बारे में, है ना, कि बेसिक पे जो है वो पे के भीतर इंक्लूड होगा। फिर 2 में बताया गया ओवरसीज पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे के बारे में। और फिर 3 में बताया गया किसी दूसरा प्रकार का एमोलूमेंट जिसको प्रेसिडेंट ने क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, एनपीए जो है कितना परसेंटेज मिलता है फटाफट से बताइए, एनपीए जो है 20% मिलता है, एनपीए जो है आपका 20% मिलता है बेसिक का। और बेसिक पे प्लस एनपीए मिला के कितना अमाउंट एक्सीड नहीं करना चाहिए, 37,500 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। चलिए, परमानेंट पोस्ट, अच्छा टेम्पोररी कोई पोस्ट है, वेदर द टेम्पोररी पोस्ट कैरीज ए, चलिए टेम्पोररी, एक मिनट, परमानेंट पोस्ट यहाँ पे देखे थे और यहाँ पे टेम्पोररी पोस्ट लिमिट, हाँ बताइए, कोई एक टेम्पोररी पोस्ट हम बता रहे हैं तो टेम्पोररी पोस्ट कैरीज ए डेफिनिट रेट ऑफ पे और नॉट, टेम्पोररी पोस्ट कैरीज ए डेफिनिट रेट ऑफ पे और नॉट, बिल्कुल। परमानेंट पोस्ट रहेगा तो वो भी आपका डेफिनेट रेट ऑफ पे रखता है, टेम्पोररी पोस्ट रहेगा तो भी डेफिनेट रेट ऑफ पे रहेगा। कंडीशन क्या है, टेम्पोररी के लिए आपका टेम्पोररी जो है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है और परमानेंट पोस्ट जो है ये विदाउट लिमिट ऑफ टाइम, इसमें कोई आपका लिमिट नहीं है। फिर हम लोग पर्सनल पे देखे थे, पर्सनल पे में हम लोग क्या देखे, सब्सटेंटिव पे जो है उसमें लॉस ना हो जाए जिस कारण से पर्सनल पे दिया जाता है। हम जहाँ पे थे वहाँ से नीचे लेवल में आ गए तो जितना हमको मिल रहा था एटलीस्ट उतना तो हमको मिलना ही चाहिए, नहीं तो मेरे फैमिली चलाने में दिक्कत होगा, जिस कारण से हम लोग देते हैं। अच्छा, कौन सा केस में नीचे वाला पोस्ट में भेज दिया गया फिर भी आपको आपका पर्सनल पे नहीं दिया जाएगा, लोअर पोस्ट में भेज दिया गया फिर भी पर्सनल पे नहीं दिया जाएगा, कौन सा ग्राउंड पे, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी मेजर के कारण से अगर उसको किया जाता है तो वहां पे नहीं मिलेगा, बिल्कुल। चलिए, प्रिजम्पटिव पे भी हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं, इसको तो कुछ है नहीं। स्पेशल पे, कोई स्पेशल काउंट ऑफ ड्यूटी के लिए। सब्सिस्टेंस ग्रांट के बारे में कहाँ पे बताया गया, सब्सिस्टेंस ग्रांट के बारे में कहाँ पे बताया गया, 9 के 27 में आपका सब्सिस्टेंस ग्रांट के बारे में बताया गया, 9 के 27 में सब्सिस्टेंस ग्रांट के बारे में बताया गया है। ठीक है, 9 के 27 जो है एफ 9 के 27 में सब्सिस्टेंस ग्रांट के बारे में बताया गया। ठीक है, 28 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफाइन किया गया है सब्सटेंटिव पे को, इसमें डिफाइन किया गया है सब्सटेंटिव पे को। ठीक है, चलिए, टेम्पोररी पोस्ट, टेन्योर पोस्ट, टाइम स्केल, गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ तो हम लोग देख लिए। अच्छा बताइए, मेडिकल सर्टिफिकेट, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट का मैक्सिमम कितने दिन तक सैलरी दिया जा सकता है, मैक्सिमम कितने दिन तक दिया जा सकता है, 1 महीना नहीं 2 महीना, ये सवाल एग्जाम पे बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1 महीना किसने बोला, 1 महीना नहीं है 2 महीना, अनुराग जी, प्रदीप जी आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए, अनुराग जी 1 महीना नहीं 2 महीना है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम पे ये सवाल पूछेगा। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या है, कोई भी पर्सन को अपॉइंट नहीं करना है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रदीप जी म्यूट कर लीजिए।
चलिए आगे आते हैं हम लोग, प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह ये हम लोग देख लिए, होल टाइम डिस्पोजल। हाँ, अच्छा बताइए कौन सा एफआर हमको बताता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑन 24 आवर्स डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट, 24 घंटा जो है हमको गवर्नमेंट सर्विस में ही रहना है, उसके डिस्पोजल में ही रहना है। कहाँ पे बताया गया? तो ये फॉर 11 में बताया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आगे हम लोग ये तो देखे हुए हैं। अच्छा बताइए कि कोई एक व्यक्ति सस्पेंशन में है, क्या उसको उस अपने पोस्ट में लियन रहेगा या नहीं रहेगा? कोई एक व्यक्ति सस्पेंडेड है 10 साल के लिए, है ना, 10 साल से सस्पेंशन में है, उसका लियन रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल उसका लियन रहेगा। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में है तो लियन रहेगा या नहीं रहेगा? अच्छा बताइए कोई फॉरेन सर्विस में है बियॉन्ड द अप्रूव्ड पीरियड, जो आपका अप्रूव्ड पीरियड है, जो गवर्नमेंट ने उनके लिए सैंक्शन किया था, एडमिसिबल था, उससे बाद अगर कोई रहता है तो लियन रहेगा या नहीं रहेगा? तो वहां पर आपका लियन नहीं रहेगा। एब्जॉर्प्शन अगर हो जाता है तो लियन नहीं रहेगा, है ना। चलिए अच्छा बताइए कि अगर अदर देन डिसिप्लिनरी मैटर, डिसिप्लिनरी मैटर को छोड़ के दूसरे कारण से एक गवर्नमेंट सर्वेंट को हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट में ट्रांसफर कौन कर सकता है? अदर देन, नॉर्मल तो नहीं होता है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं होता है, हायर टू लोअर में नहीं जाएगा, बट करने का अधिकार किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास है ना। प्रेसिडेंट अगर चाहता है तो कर सकता है, लोअर पोस्ट में भी उसका ट्रांसफर कर सकता है अदर देन डिसिप्लिनरी मैटर्स, ठीक है। अच्छा बताइए गवर्नमेंट सर्वेंट को आइदर जीपीएफ या एनपीएस या फैमिली पेंशन ये सब फंड में उसको सब्सक्राइब करना है, कहाँ पे बताया गया सब्सक्रिप्शन के बारे में? 16 में बताया गया था। चलिए अच्छा बताइए सीसीएस कंडक्ट रूल के 16 में क्या बताया गया था? सीसीएस कंडक्ट रूल के 16 में क्या बताया गया था? सीसीएस कंडक्ट रूल के वहां पे आपका बताया गया था इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग और बोरोइंग, है ना। अच्छा बताइए कहाँ पे सीसीएस कंडक्ट रूल में सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया था? इन्वेस्ट कहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया था? बिल्कुल आपका रूल 12 जो था उसमें आपका सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया था, ठीक है। अच्छा चलिए कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो एब्सेंट हो गया विदाउट एनी अथॉरिटी, तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे हम लोग उस पीरियड को क्या कर सकते हैं? अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट एनी अथॉरिटी तो उसको क्या किया जाएगा? ब्रेक इन सर्विस नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं करते हैं, है ना, वो आपका एक्सट्रीम केसेस रहता है, बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम उसको डायजनोन ट्रीट करते हैं, ठीक है। और अगर मेजर आपका कोई इशू रहेगा तब तो आपका किया जा सकता है, ब्रेक इन सर्विस भी किया जा सकता है, पर जनरली हम लोग डायजनोन ही करते हैं। अच्छा ब्रेक इन सर्विस के बारे में कहाँ पे बताया गया, कौन सा एफआर में बताया गया? ब्रेक इन सर्विस के बारे में कहाँ पे बताया गया? 17 के ए में बताया गया। अच्छा बताइए कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट उसका सैलरी कब से बनना शुरू करेगा, है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट को जो पे और अलाउंस दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ ड्यूटीज और फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ ड्यूटीज। कहाँ से दिया जाएगा? डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ ड्यूटी, है ना, जिस दिन वो ड्यूटी को एज्यूम करेगा, एजम्पशन नहीं, डेट ऑफ एज्यूम जिस दिन करेगा ड्यूटी को, चार्ज जिस दिन लेगा उसी दिन से दिया जाएगा। अच्छा ब्रेक इन सर्विस जो है वो जनरली कौन सा पर्पज से काउंट किया जाता है? ब्रेक इन सर्विस, ब्रेक इन सर्विस जो होता है क्या वो सारा पर्पज से काउंट किया जाता है या फिर अदर देन पेंशन? देखिए अदर देन पेंशन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे पेंशन के लिए नहीं करना है, एलटीसी और डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए ब्रेक इन सर्विस को काउंट करना है। एक्सेप्शनल केसेस में पेंशन के लिए भी किया जा सकता है, बट नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ना, और मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी ने 15 साल 20 साल 25 साल सेवा दिया और उसके बाद कोई अनऑथराइज्ड एब्सेंट या कोई मेजर इशू हुआ और आपने सीधा ब्रेक इन सर्विस करके उसका पेंशन रोक दिए, तो ये गलत बात है ना। ब्रेक इन सर्विस करने से पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सर्वेंट को देना चाहिए, है ना, कि वो अपना पक्ष वहां पे रखे, ठीक है। अच्छा बताइए लीव जो है आपका 5
साल से माने 5 साल से ज़्यादा लीव सैंक्शन हम लोग नहीं कर सकते। कहाँ पे बताया गया? FR 18 में हमारा बताया गया कि 5 साल से ज़्यादा लीव जो है सैंक्शन कोई नहीं कर सकता, अदर देन किसको छोड़ के? कौन सैंक्शन कर सकता है 5 साल से ज़्यादा वाला लीव होगा तो आपका अदर देन आपका, देखिए मेडिकल ग्राउंड। चलिए एक बात बताइए कि मान लीजिए कि आपने किसी ने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया और 6 साल का छुट्टी ले लिया, क्या डिविजनल हेड उसको सैंक्शन कर सकते हैं? यस किसने बोला? अनुराग जी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेडिकल हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ग्राउंड हो आपका, जो हमारा ये रहेगा प्रेसिडेंट को छोड़ के और किसी के पास HOD बेचोडी किसी के पास भी नहीं, 5 साल से ज़्यादा अगर रहेगा तो वो आपका सीधा प्रेसिडेंट के पास उसका पावर रहेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा वो पावर, किसी दूसरे के पास वो नहीं रहेगा। 5 साल एक्सीड कर गया तो आपका कौन सा ग्राउंड है कुछ नहीं देखा जाएगा, मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सारा प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। अच्छा, एडवांस इंक्रीमेंट के बारे में कहाँ पे बताया गया बताइए? एडवांस इंक्रीमेंट के बारे में FR 37 नहीं है, 27 है कविता जी। FR 27 में एडवांस इंक्रीमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब बताइए आपका, हाँ, जो इंक्रीमेंट हमको मिलता है कब कब मिलता है? इंक्रीमेंट कब कब मिलता है? मतलब 2 डेट हम लोग देखे हुए थे ना जिसके भीतर इंक्रीमेंट, जनवरी एंड जुलाई, 1 जनवरी 1 जुलाई। अच्छा, क्वालिफाइंग सर्विस कितने दिन का होना चाहिए? क्वालिफाइंग सर्विस कितने दिन का होना चाहिए? बिल्कुल 6 महीने का क्वालिफाइंग सर्विस जो है मेरा होना चाहिए। इंक्रीमेंट जब कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो राउंड ऑफ कितने में करते हैं? राउंड ऑफ अमाउंट जो है राउंड ऑफ किया जाता है इन मल्टीपल ऑफ 100 में राउंड ऑफ किया जाता है। लेस देन 50 रहेगा तो इग्नोर करेंगे, अदरवाइज दे देंगे। अच्छा, इंक्रीमेंट हम कौन सा डेट में सॉर्ट कर सकते हैं? इंक्रीमेंट में भी सॉर्ट फॉर 2 केस हम लोग देखे थे, एक डेट ऑफ, एक था DNI और एक क्या था? डेट ऑफ प्रमोशन। एक डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट और एक डेट ऑफ प्रमोशन। चलिए, फिटमेंट फैक्टर कितना है बताइए? फिटमेंट फैक्टर कितना था मेरा? 2.57, बिल्कुल वेरी गुड, 2.57 जो था फिटमेंट फैक्टर। MSCP का फुल फॉर्म क्या था बताइए? MSCP का फुल फॉर्म, MSCP का फुल फॉर्म क्या था? मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, वेरी गुड, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। अच्छा बताइए, डेट ऑफ प्रमोशन से अगर हम देते हैं तो कितना इंक्रीमेंट देते हैं उसमें? कितना इंक्रीमेंट लगा के देते हैं? 1 इंक्रीमेंट देते हैं। और अगर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट में होगा तो कितना इंक्रीमेंट देंगे? तो उसमें 2 इंक्रीमेंट दे देंगे, है ना। चलिए आगे आते हैं, चेंज अप पे, ओल्ड अप पे, ये सब काम का नहीं है। अच्छा, इंक्रीमेंट के बारे में कहाँ पे बताया गया? कौन सा FR में बताया गया इंक्रीमेंट के बारे में? बिल्कुल, FR 24 में आपका इंक्रीमेंट के बारे में बताया गया। ठीक है, अच्छा बताइए, नेक्स्ट इंक्रीमेंट का मतलब कितना इंक्रीमेंट को विथहोल्ड करना है? 1 इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट, एक से ज़्यादा, कितना इंक्रीमेंट है? ऑल इंक्रीमेंट, है ना, फॉर स्पेसिफाइड पीरियड जितना इंक्रीमेंट रहेगा सारा आपका है। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा लीव में था, कोई एक्स्ट्रा लीव था अदर देन मेडिकल ग्राउंड, अदर देन सिविल कमोशन, या फिर मान लीजिए हायर टेक्निकल्स ये छोड़ के, तो क्या वो ड्यूटी ट्रीट होगा या नहीं होगा? वो आपका काउंट ऑफ सर्विस होगा नहीं इंक्रीमेंट के लिए, तो आपका इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा। चलिए, अच्छा, ज्वाइनिंग टाइम जब लियन सस्पेंडेड था, अगर लियन सस्पेंडेड था उस दौरान किसी ने ज्वाइनिंग टाइम अवेल किया तो वो आपका ड्यूटी ट्रीट होगा या नहीं होगा? तो वो भी हमारा ड्यूटी ट्रीट। देखिए, ज्वाइनिंग टाइम व्हेन लियन इज सस्पेंडेड, व्हेन लियन इज सस्पेंडेड, अगर लियन सस्पेंडेड रहेगा तो नहीं ट्रीट होगा, है ना। अगर लियन सस्पेंडेड नहीं रहेगा, ज्वाइनिंग टाइम व्हेन लियन इज नॉट सस्पेंडेड, तो वो आपका ड्यूटी ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए, प्रीमेच्योर और एडवांस इंक्रीमेंट के लिए जनरल और स्पेशल ऑर्डर किसके द्वारा इशू किया जाएगा? जनरल और स्पेशल ऑर्डर जो रहेगा किसके द्वारा इशू किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाएगा। अच्छा बताइए, जो आपका एडवांस इंक्रीमेंट कौन दे सकता है? एडवांस इंक्रीमेंट कौन दे सकता है? एडवांस इंक्रीमेंट कौन दे सकता है? हु हैज द
पावर टू क्रिएट ए पोस्ट, है ना, पोस्ट क्रिएट करने का पावर रहेगा तो दे सकता है। अच्छा 80 वर्ड पर मिनट से 100 वर्ड पर मिनट तक गया, कितना इंक्रीमेंट देंगे? 80 से 100 तक गया तो 1 देंगे, 80 से 100 में 1 देंगे। 2 किसने बोल दिया? 80 से 100 में इंदर्शी जी, 80 से 100 में 1 देंगे। 100 से 200 में जाते हैं तो 1 देंगे। 80 से 120 में जाते हैं तो 80 से एक बार में कोई 120 में गया, ठीक है, 80 था स्पीड एट द टाइम ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, और बाद में वो एक बार में 120 में पहुंच गया तो उसको एक बार में 2 इंक्रीमेंट लगेगा। अच्छा इंटरनेशनल इवेंट का कोई पार्टिसिपेंट अगर रहता है तो कितना इंक्रीमेंट मिलेगा? इंटरनेशनल इवेंट अगर कोई रहेगा उसके लिए कितना इंक्रीमेंट मिलेगा? चलिए वेरी गुड, 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। मैक्स, है ना, किसने बोला? उपाध्याय जी। 2 इंक्रीमेंट एट ए टाइम आपका वहां पे दिया जाएगा, और मैक्सिमम एंटायर सर्विस पीरियड में 5 इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। एंटायर सर्विस पीरियड में मैक्सिमम 5 इंक्रीमेंट हो सकता है। नेशनल लेवल के लिए कितना दिया जाता है बताइए इंक्रीमेंट? नेशनल लेवल के लिए 1 इंक्रीमेंट दिया जाता है। चलिए किसी ने पीएचडी किया जो गवर्नमेंट के हित में था, डिपार्टमेंट के हित में था, कितना इंसेंटिव मिलेगा? लमसम 30,000 मिलेगा। वेरी गुड। किसी ने बीटेक किया, किसी ने बीटेक किया, है ना, 4 साल वाला जो कोर्स होता है, कितना मिलेगा? 25,000 नहीं है, 15,000 है, ठीक है। बीटेक आपका डिग्री के भीतर आता है, बीटेक जो है वो आपका डिग्री के भीतर आ जाएगा। डिग्री और डिप्लोमा कोर्स मोर देन 3 इयर्स, तो 4 साल का कोर्स रहता है बीटेक, तो उसमें 15,000 आ जाएगा। लेस देन 3 साल का रहता तो आपका 10,000 आता। चलिए क्लेम कितने दिन में कर लेना है बताइए? क्लेम जो है कितने दिन में कर लेना है? रवि जी वेरी गुड, 6 महीने के भीतर क्लेम जो है कर लेना है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे आते हैं। पीरियड ऑफ इंडिकेशन है 29 प्रमोशन, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए। अच्छा चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशिएटिंग पे जो दिया जाता है, कितना परसेंटेज दिया जाता है मैक्सिमम? ऑफिशिएटिंग पे जो है, ऑफिशिएटिंग पे के बारे में चलिए 35 में बताया गया है ना। ऑफिशिएटिंग पे जो है 35 में बताया गया। 12.5 और 7,000 6,700 मैक्सिमम। 12.5% ऑफ द बेसिक पे और 6,700 मैक्सिमम, ठीक है। ये सवाल एग्जाम पे पूछेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है, तगड़ा चांस है। अच्छा एक्टिंग प्रमोशन किसको दिया जाता है? कौन सा रूल के अंदर में जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है जिसको एक्टिंग प्रमोशन दिया जाएगा? एक्टिंग प्रमोशन किनको देंगे? वो तो 36 में बताया गया, 9(6)B, बिल्कुल 96B, 9(6)B में जो लोगों को दिया गया है ना, जिसको आपका ड्यूटी ट्रीट किया गया था, उन्हीं लोगों को एक्टिंग प्रमोशन मिलता है ना। चलिए बाकी ये तो सब आप लोग देखे हुए हैं। कंपेंसेटरी अलाउंस के बारे में कहाँ पे बताया गया बताइए? कौन सा रूल में कंपेंसेटरी अलाउंस के बारे में बताया गया? रूल नंबर 37 में नहीं, 37 में क्या था? 37 में क्या था बताइए? 37 में क्या था बताइए? 37 में था पर्सनल पे, 37 में था पर्सनल पे, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग यहाँ तक ही रुकते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, और कल हम लोग नहीं मिलेंगे तो कल आप लोग ना एक अच्छा टॉपिक रिवाइज करिए, काम करिए। सीसीएस कंडक्ट रूल और सीसीएस सीसीए रूल, इन दोनों को ना आप कल रिवाइज कंप्लीट कर दीजिए। उस